आज के अपने इस लेक्चर के अंदर हम अगेन चैप्टर 2 को ही कंटिन्यू करेंगे, राइट? द डायनामिक्स ऑफ कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी। और इसमें हमने आधा चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है अभी तक। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखो, हमने ग्लोबलाइजेशन को कंप्लीट किया, स्वॉट एनालिसिस को फिनिश किया, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एडवांटेज जो एनालिसिस है उसको कंप्लीट किया, एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमने इन सबको फिनिश कर लिया। वी हैव ऑल्सो कंप्लीटेड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, राइट और रॉन्ग? यहाँ स्वॉट एनालिसिस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस के अंदर हमने आंसऑफ मैट्रिक्स, बीसीजी मैट्रिक्स, जी मैट्रिक्स, इन सबको यहाँ पे फिनिश किया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन टॉपिक्स को ख़त्म करना है अपने को, राइट? एंड यहाँ पर अब हम शुरू करते हैं। इसमें से अगर मैं आपको बताऊँ, देखो इस चैप्टर में अगर मैं आपको बताऊँ, डोंट टेक इट एज अ रूल ऑफ लॉ कि ये जो पोर्शन था ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है? दिस वॉज द फार मोर इम्पॉर्टेंट, इसलिए इसको मैंने पहले करवाया और इसको आप लिंक भी कर पाए हो। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, बट वी विल सी यहाँ पर कैसे टॉपिक है। बट ये चार तो आपके लिए जो है यहाँ पर, ये एकदम नॉन नेगोशिएबल है, मतलब ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप स्किप करके जा ही नहीं सकते। वैसे तो कोई भी टॉपिक आप स्किप नहीं करोगे, बट दिस इज दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, राइट? सो हम यहाँ पर देखो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप पे आते हैं। तो एक बार जस्ट यहाँ पर इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है इसको एक जस्ट बेसिक रीडिंग कर देते हैं, ठीक है? सो आप यहाँ पे देखो, सो द बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईली डायनामिक एंड कंटिन्यूसली इवॉल्विंग। अब देखो यहाँ से हम बस खाली क्या कर रहे हैं, पीक वर्डिंग्स को पिकअप कर रहे हैं, करेक्ट? तो आपके देखो, इट इज हाईली डायनामिक एंड कंटिन्यूसली इवॉल्विंग, राइट? द चेंजेस हैपनिंग इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, right? Challenges the organization to find novel and unique strategies. What do you mean by novel? New आया था ना, जब कोरोना वायरस आया तो बोला था ना नोवेल वायरस, राइट? न्यू, यूनिक, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी बाकी है, ओके नॉट अ प्रॉब्लम। तो इसमें हमने कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी अभी तक नहीं किया, तो वो भी हम अभी कर लेंगे। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज से ही कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी निकलेगा, राइट? सो विल डू दैट, नॉट अ प्रॉब्लम। So novel means new, and unique strategies to remain in business and succeed. As the world is getting smaller and competition is increasing, organizations have increasing pressure to develop their businesses and strengthen its competitiveness. Strategic thinking, strategic management are highly relevant and important for all the managers in the organization in order to achieve the competitive advantage, right? So ये एक लाइन अगेन आप लिख सकते हो। ध्यान रखना, मैं इन सबको रीड नहीं कर रहा, नॉर्मली ये मैं स्किप भी करवा सकता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट वाई एम मेकिंग यू रीड, क्लास में इसको मैं एक एक करके रीड क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज इसके बाद अगर आप नहीं भी पढ़ो तो जो जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन करके रखी है एटलीस्ट उसको हाईलाइट करके रखोगे तो भी आपका काम यहाँ पे सेट हो जाएगा, राइट? सो आप ये देखो, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आर हाईली रेलेवेंट एंड इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द मैनेजर्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू अचीव दी competitive advantage, right? High performance for success and ensure कंपनी सर्वाइवल एंड ग्रोथ। सो ये आपके पास इंट्रोडक्शन है, मे बी आप कहीं पर आंसर में इन पॉइंट्स को यूज कर सकते हो, कोई इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आपका नहीं है। देन कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी, सो यू मे गेट वन क्वेश्चन, व्हाट इज कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी? सो वहाँ पर आप आराम से इसको लिख सकोगे, what is competitive strategy? So competitive strategy is to gain competitive advantage, simple. Competitive strategy is the strategy to gain competitive advantage. अब इसी को हम यहाँ पर और थोड़ा डिटेल में करेंगे, तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, competitive strategy is to gain competitive advantage. So competitive strategy of a firm evolves out of the consideration of several factors which are external to it. Obvious सा बात है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा? द फैक्टर्स विच आर एक्सटर्नल टू द एनवायरनमेंट, क्योंकि कंपटीशन जो है वो आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होगा, इंटरनल एनवायरनमेंट में नहीं होगा। सो द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अफेक्ट्स द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ अ फर्म। द इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कंपोनेंट्स ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आर कंसिडर्ड एज अ मेजर फैक्टर लीडिंग टू न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड क्रिएटिंग ऑल्सो थ्रेट्स, राइट? सो अगेन जो इसी को मैं बिल्कुल वैसे आपको बताता हूँ जो बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज में था, दैट एनी चेंज इन द बिजनेस इज व्हाट इट इज मल्टी फेसेड, एंड व्हेन वी से मल्टी फेसेड इट इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर समवन एंड इट इज अ threat for someone. So same चीज यहाँ पर दिया हुआ है। Similarly, a broader expectation of the society in which the organization operate is again an important factor to determine the competitive strategy. Now a firm, ये देखो, ये अच्छा आपके लिए प्रोविजन है, that a firm must identify its position relative to the competitors
इन द मार्केट। सो ये आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, दिस यू आर डूइंग कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी में यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, दिस इज कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। जब आप अपने पोजीशन को आइडेंटिफाई करते हो अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी इज टू generate competitive advantage, then increase the market share and also beat the competition. So the competitive strategy consists of moves that will attract customers and deliver value, withstand competitive pressure and strengthen the market position, right? So ये आपके 3 पॉइंट्स है, ये अच्छा है, ये आपको अपने आंसर में डेफिनेटली इंक्लूड करना है, right? So this is important. Then having competitive advantage is necessary for a firm to compete in the market. Now competitive advantage, this is very good line, very good line. In fact जब मैं मॉड्यूल का एक्सट्रैक्ट बना के स्टूडेंट्स को कई बार वो नोट्स वगैरह प्रोवाइड करता था, तब भी यही लाइन मैं यहाँ से पिकअप करता था, राइट? सो द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज comes from the firm's ability to perform activities which are more effectively than its rival, राइट? सो ये रहेगा। इसके अलावा आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो रखना होगा वो सस्टेनेबल बेसिस पे रखना होगा। मतलब कल को जैसे आप सिंपल एग्जांपल देखो, जियो ने लॉन्च किया अपने आप को, राइट? रिलायंस ने जियो को लॉन्च किया, जियो इज डूइंग गुड, नॉट अ प्रॉब्लम। ग्रेजुअली 3-4 साल के बाद में अगर एयरटेल जियो से बेटर परफॉर्म करने लग जाए तो एयरटेल आगे निकल जाएगा। तो फिर वो जियो का जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था वो फायदेमंद नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो सस्टेनेबल बेसिस पे नहीं था। सो जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा वो सस्टेनेबल बेसिस पे रहेगा, बिकॉज आप बिजनेस कौन से बेसिस पे चला रहे हो, आप बिजनेस गोइंग कंसर्न बेसिस पे चला रहे हो। सो इफ यू आर वर्किंग ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस, देन ये आपका सस्टेनेबल रहना चाहिए, राइट? ये वाली चीज़। तो आपका जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, दिस शुड बी व्हाट, दिस शुड बी सस्टेनेबल। एंड इसके लिए आपको क्या करते रहना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूसली यू विल हैव टू डू स्वॉट एनालिसिस, राइट? यू विल हैव टू कॉन्टिन्यूसली डू स्वॉट एनालिसिस, क्योंकि तभी आपको पता चलता रहेगा। क्योंकि जैसे बताया ना, बिजनेस एनवायरनमेंट, एक तो हमने यहाँ पर क्या देखा, मल्टीफेसेड है, और एक और चीज़ यहाँ पर आया था बिल्कुल चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने देखा था, इट इज़ डायनामिक। तो बार बार चेंजेस आते रहेंगे, तो उस चेंजेस की वजह से आपको यहाँ पे अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को रिविजिट करना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट इज गिवन हियर, राइट? ये आपका क्या। अब एक आ जाता है व्हाट इज कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। तो देखो अभी जैसे लैंडस्केप का मीनिंग अगर आपको बताऊं, तो लैंडस्केप का मतलब होता है एरियल व्यू। आप देखो किसी भी ज़मीन का आप क्या करते हो, लैंडस्केप आप चेक करते हो, उसका एरियल व्यू देखते हो, तो बेसिकली आप क्या करते हो, उसके पूरे फीचर्स को, राइट? सो दिस इज टू आइडेंटिफाई ऑल विजिबल फीचर्स। दिस इज टू आइडेंटिफाई ऑल द विजिबल फीचर्स। ये जनरली हम किसी ज़मीन के लिए बात करते हैं तब हम बोलते हैं लैंडस्केप, बट ये आ गया आपका कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। सो व्हाट इज कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप? सो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इज बिजनेस एनालिसिस विच आइडेंटिफाइज कॉम्पिटिटर्स। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉम्पिटिशन के फीचर्स को हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे, हमारा कॉम्पिटिटर क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, उन सब चीज़ों को। सो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इज व्हाट, इट इज़ अ बिजनेस एनालिसिस टूल, जिसमें आप क्या करते हो, यू आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर्स, वो चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इज ऑल अबाउट identifying and understanding the competitors, and at the same time it permits the comprehension of their mission, vision, core value, niche market, strength, weakness। सिंपल जो यहाँ पर आपको मैंने कनेक्ट करवाया था, यू आइडेंटिफाई योर पोजिशन रिलेटिव टू द कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट। आप सबका रिलेटिव कॉस्टिंग हो गया, यू हैव दैट टॉपिक, सीए फाइनल में तो है रिलेटिव कॉस्टिंग, आप लोगों को भी है रिलेटिव कॉस्टिंग, नहीं है? ओके ओके। तो ध्यान रखना, जब भी बात आता है रिलेटिव, इट्स अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव कॉन्सेप्ट का सिंपल मतलब क्या है, कंपैरेटिव। रिलेटिव कॉन्सेप्ट जो है उसका मतलब ही क्या होता है, कंपैरेटिव, राइट? और याद रखने का सिंपल तरीका, रिलेटिव्स क्या करते हैं, कंपैरिजन ही करते हैं। देखो उसको इतने अच्छे मार्क्स आए, इसको इतने आए, ये इतना है, वो इतना नालायक है, ये ऐसा है। तो रिलेटिव कंपैरेटिव, तो आपको ये याद रखना है दैट रिलेटिव कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज व्हाट, इट इज अ कंपैरेटिव कॉन्सेप्ट। जैसे एक सिंपल सी बात बताओ, मैं एसएम अच्छा पढ़ा रहा हूँ, खराब पढ़ा रहा हूँ, एम आई टीचिंग एफिशिएंटली और नॉट, आप मुझे बताओ। आप
क्या रिप्लाई करोगे इसका, एम आई टीचिंग यू एस एम एफिशिएंटली और नॉट? तो इसका आंसर आप स्ट्रेट अवे नहीं कर सकते, बिकॉज अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं, एफिशिएंसी इज व्हाट, एफिशिएंसी इज अगेन व्हाट, इट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, इट इज अगेन अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप कंपैरिजन करके बता सकते हो कि हाँ मतलब देयर शुड बी सम स्टैंडर्ड, देयर शुड बी सम स्टैंडर्ड, और उस स्टैंडर्ड के बेसिस पे आप कंपेयर करके बोलोगे कि हाँ ये एफिशिएंट है कि नहीं है, राइट? सो सपोज मैं बोलता हूँ मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 50 आवर्स में पढ़ाता हूँ, तो इज इट एफिशिएंट और नॉट? तो आप इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं दे सकते यस दिस इज एफिशिएंट और दिस इज नॉट एफिशिएंट, बिकॉज यूजुअली अगर आपको पता चले कि हाँ यूजुअली कोई भी और प्रोफेसर 40 आवर्स में एसएम पढ़ा देगा, आनंद सर 50 आवर्स ले रहे, तो आप क्या बोलोगे? अगर कंटेंट सेम पढ़ा रहे हैं वो, ठीक है, इन दैट केस 50 आवर्स मतलब 10 घंटे एक्स्ट्रा ले रहे, नॉट एफिशिएंट। बट सपोज करो इंडस्ट्री में कोई उसको 70 आवर्स में पढ़ाता है और उसी टॉपिक को मैं 50 आवर्स में पढ़ाता हूँ और आपको समझ भी आता है, तो आप क्या बोलोगे? अरे भाई ये तो एफिशिएंट है। सो एफिशिएंसी इज ऑलवेज व्हाट, इट इज ऑलवेज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, सो कंपैरेटिव, राइट? तो यहाँ पर भी वही बात आ रहा है कि आप अपने पोजिशन को, आप अपने पोजिशन को कंपेयर करते हो विद योर कॉम्पिटिटर्स, आपके पोजिशन को, राइट? सो यहाँ पर सेम चीज आता है। सो competitive landscape is about identifying, understanding the competitors and at the same time permit the comprehension of the vision, mission, core value, niche, strength and weakness। देखो भाई आपके सामने एक ऐसा कॉम्पिटिटर है जो कॉस्ट लीडरशिप को फोकस कर रहा है, ठीक है, वो बिल्कुल सस्ता प्राइस दे रहा है। आप यहाँ पर क्या बोलोगे कि देखो हो सकता है उसका विजन कॉस्ट लीडरशिप हो, लेकिन उसके चक्कर में मैं प्राइस नहीं गिराऊंगा, बिकॉज मेरा ऑब्जेक्टिव कॉस्ट नहीं है, मैं क्वालिटी के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, राइट? मैं प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन वाला स्ट्रेटेजी लगा रहा हूँ। तो आप अपने अपने यहाँ पर जो आपका अपना मिशन विजन है उन सबको, इसीलिए तो बताते हैं ना स्वॉट एनालिसिस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों। क्यों? क्योंकि आप एक्सटर्नल उनके कॉम्पिटिटर्स के मूव को समझते हो और उसको कंपेयर करते हो किसके साथ? अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेस के साथ, इंटरनल एनवायरनमेंट के साथ, राइट? सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप रिक्वायर्स द एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। अब यहाँ पर ये आता है एन इन डेप्थ एनालिसिस एंड इन्वेस्टिगेशन वुड बी रिक्वायर्ड। सो एन इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन and analysis of the firm's competition, it allows to assess the competitor's strength and the weakness in the marketplace, and it also helps to choose and implement effective strategies that will improve the competitive advantage। बिल्कुल मतलब कोई ऐसा जैसा रॉकेट साइंस कॉन्सेप्ट नहीं, सिंपल। आप देखो जब आप हो, लेट्स से विराट कोहली है, विराट कोहली जब सामने किसी और क्रिकेट टीम के साथ खेलेगा, लेट्स से अपन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, तो अपन क्या करते हैं? अपन अपने टीम को देखिए कि भाई कौन कौन अच्छे बैट्समैन है, कौन कौन अच्छे बॉलर्स है, कौन फील्डर्स यहाँ पे है। फिर हम यहाँ पर चेक करेंगे कि किस में प्रॉब्लम है, कि चलो सपोज करो विल से लेट्स से रोहित शर्मा बोला खराब फॉर्म से चल रहा है अभी, तो वो एक बार हमारे लिए वीकनेस हो गया। फिर हम सामने वाले के लिए भी क्या करते हैं? इसी तरह से स्वॉट एनालिसिस करते हैं कि यार ये वाला जो बैट्समैन है इसका बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, लेट्स से वार्नर वापस आ गया, वो बैटिंग बहुत स्ट्रांग कर सकता है, वार्नर इज बैक, वो बैटिंग स्ट्रांग करेगा। फिर हम बॉलर्स के ऊपर बोल सकते हैं कि स्टार्क है, वो बहुत स्ट्रांग बॉलिंग। सो सेम यहाँ पर आप किसी बिजनेस के लिए भी अगर चेक करो, देन ऑल्सो यू डू द सेम थिंग व्हेन यू हैव टू डू व्हाट कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। आप अपने कॉम्पिटिटर्स के स्ट्रेंथ वीकनेस और को आइडेंटिफाई करते हो, राइट? सो इफ यू कैन पिक अप दिस वे कि अगर आप एक टेलीकॉम कंपनी में हो, लेट्स से यू आर भारती एयरटेल, अगर आप भारती एयरटेल हो तो आप क्या करोगे? कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में आप पहले तो देखो, आप अपने खुद का स्वॉट करोगे, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस अपना खुद का देखोगे। फिर इसके अलावा आप क्या बोलोगे? जियो का भी आप स्वॉट एनालिसिस करते हो, आप जियो के लिए भी स्ट्रेंथ देखते हो और जियो के वीकनेसेस को भी देखते हो। इसका जो स्ट्रेंथ है वो आपके लिए क्या बन जाएगा? एयरटेल के लिए थ्रेट बन जाएगा, और इसका जो वीकनेस है वही इसके लिए क्या बन जाएगा? अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। सो यू वुड से दैट एयरटेल अपना स्ट्रेंथ क्या बताएगा? एयरटेल अपना स्ट्रेंथ बोलेगा दैट दिस इज द ये मार्केट लीडर है, एयरटेल इज द मार्केट लीडर इस समय। जैसे जब जियो लॉन्च हो रहा है तो यू विल से दैट एयरटेल इज द मार्केट लीडर, इट हैज़ बीन लॉन्गेस्ट इन द मार्केट, तो वो मार्केट को बहुत अच्छे से समझते हैं, ऑलरेडी उनके पास क्या है? एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है, ठीक है। ये तो एयरटेल ने अपने स्ट्रेंथ के बारे में बात किया। अभी एयरटेल का वीकनेस क्या आएगा? अब देखो एयरटेल का वीकनेस ऐसा जैसा कुछ नहीं था, बट यू कैन से पुअर कनेक्टिविटी, कई जगह इनका पुअर कनेक्टिविटी है, राइट?
पोर्टफोलियो उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया था कि सिर्फ टेलीकॉम में नहीं थे, इन लोगों ने ब्रॉडबैंड एंड जो डिजिटल टीवी था वो सब के अंदर आ गए थे। अब जियो के लिए चेक करोगे, जियो के लिए स्ट्रेंथ क्या है, उनका फाइनेंशियल बैकअप। जियो के लिए उनके पास क्या है, फाइनेंशियल बैकअप। सबसे स्ट्रॉन्ग एडवांटेज तो जियो को यही था। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर चेक करोगे वीकनेसेस के लिए, राइट, तो जियो का वीकनेस क्या है कि वो न्यू प्लेयर है, राइट, लीज लाइन और इन सब के अंदर ब्रॉडबैंड और में न्यू प्लेयर है। हाँ, रिलायंस कम्युनिकेशन ज़रूर उनके पास था, बट रिलायंस कम्युनिकेशन वॉज अर्लियर, जब ये दोनों कंसोलिडेटेड थे, अनडिवाइडेड रिलायंस था तब ये एक साथ था, उसके बाद ये अनिल धीरूभाई अंबानी के पास चला गया था, दिस वाज फ्रॉम द मुकेश अंबानी ग्रुप। सो इनको टेलीकॉम सेक्टर में इतना बेनिफिट नहीं था, न्यू प्लेयर। बट आप ये देखो इस तरह से करके आपने क्या किया, अपना कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप किया। फिर आपने यहाँ पर जैसे इनका अपॉर्चुनिटी देखा कि भाई ब्रांड है, कोई और कंपनी ने अपना अगर टेलीकॉम लॉन्च किया होता बिजनेस को तो इतना फर्क नहीं पड़ता, राइट। लेट्स से यूएस का जो टेलीकॉम जायंट है AT&T, अगर वो भी आ जाता इंडिया में तो इतना प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि लोग इतना नहीं जानते भाई। जो यूएस, आप में से भी बहुत सारे जने शायद AT&T को नहीं जानते हो। मैंने इनका डीमर्जर का स्टडी किया था तो मुझे पता है इस कंपनी के बारे में, बट अदरवाइज कितनों को पता है कि दूसरे कंट्री, फॉरगेट यूएसए, मैं आपको बताता हूँ आसपास की कंट्रीज का आप बता दो कि उनके सेलुलर कनेक्शंस आपको पता है कि कौन सी कंपनी है जो वहाँ पर सेलुलर कनेक्शन उनको प्रोवाइड करती है। तो आप यहाँ पर चेक करो, ये नहीं था, तो इनको ब्रांड था, ब्रांड वाज अनदर एडवांटेज यार, फाइनेंशियल बैकअप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो ये इनके क्या हो गए थे, स्ट्रेंथ। तो यही आप क्या करते हो अपने कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के अंदर, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के अंदर। अब देखो इसके कुछ स्टेप्स है आपके पास, राइट। अब आप देखो इनके स्टेप्स को अगर आप देखोगे, स्टेप्स टू अंडरस्टैंड कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, तो सबसे पहला काम क्या है, ट्राई टू आइडेंटिफाई हु इज़ योर कॉम्पिटिटर। सबसे पहला ट्राई टू आइडेंटिफाई, ये देखो हु आर द कॉम्पिटिटर्स, फर्स्ट स्टेप आपका ये रहेगा। ये आने से आपको एक 3 to 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ जाएगा प्रॉपर इस तरह से, और बहुत ही ईजी है ये। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या होता है एंड व्हाट आर द स्टेप्स टू अंडरस्टैंड कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। तो आप यहाँ पर चेक करो, सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, यू विल ट्राई टू आइडेंटिफाई हु आर योर कॉम्पिटिटर्स। उसके बाद में आप क्या पता करोगे, यू विल अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर्स, जहाँ पर आप कॉम्पिटिटर्स के स्ट्रेंथ और कॉम्पिटिटर्स के वीकनेसेस के बारे में पता करोगे। सो आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच दे गिव। फिर ये देखो फर्दर, जैसे मैंने आपको बताया, आप कॉम्पिटिटर के स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करोगे और आप कॉम्पिटिटर के वीकनेस को आइडेंटिफाई करोगे। इन सारे इन्फॉर्मेशन को एक साथ रख के नाउ यू आर गोइंग टू गेट अ कंप्लीट पिक्चर कि जो कॉम्पिटिटर है वो कितना स्ट्रांग है और आपको उससे कितना खतरा है, या आपको किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाना है टू काउंटर दिस। तो आप देखो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। फर्स्ट स्टेप आपका क्या हो जाएगा, यू ट्राई टू आइडेंटिफाई, तो स्टेप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। यहाँ पर सिंपल प्रोविजन, स्टेप 1, सबसे पहले क्या करो, आइडेंटिफाई हु आर योर कॉम्पिटिटर्स, हु आर योर कॉम्पिटिटर्स, देन अंडरस्टैंड योर कॉम्पिटिटर्स कि भाई उनके क्या प्रोडक्ट्स है, राइट। उसके बाद में आप अपने कॉम्पिटिटर के स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करोगे, देन कॉम्पिटिटर के वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करोगे, और लास्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, कंपाइल द इंटायर डेटा, जिससे कि आपको क्या मिले, आप एक रीजनेबल एनालिसिस कर सको ऑफ द कंपटीशन। एंड इसी के बेसिस पे आप क्या करोगे, फिर अपने स्ट्रैटेजी को आइडेंटिफाई करोगे, यू आइडेंटिफाई द स्ट्रैटेजी। तो ये आपका एक प्रॉपर आंसर गया। अगर आपको सिर्फ हेडिंग भी याद है, ट्रस्ट में कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप आप आराम से समझा दोगे। उसके अलावा आप अगर चाहो तो आप ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हो दैट एयरटेल व्हेन दे वांट टू, और जियो व्हेन दे वांट टू एंटर इनटू द मार्केट, करेक्ट, जियो व्हेन दे वांट टू एंटर इनटू द मार्केट दे वुड डू कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, और वहाँ पर ये क्या करेंगे, एयरटेल का स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करेंगे। तो इस तरह से करके वर्कआउट हो सकता है। एयरटेल का एक और वीकनेस यहाँ पे हो जाएगा, प्राइसिंग, राइट। तो ये आपके लिए बेनिफिट हो गया, करेक्ट। तो दिस इज हाउ यू एक्चुअली डू द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। आप मुझे बताओ कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप आपको समझ में आया कि नहीं।
देखो आइडेंटिफाई, इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स, तो आप देखो उनके फाइनेंशियल पोजीशन को चेक कर लो, कोई कॉस्ट या प्राइस एडवांटेज उनको मिल रहा है तो नेक्स्ट स्टेज उनका क्या रहेगा, उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, व्हाट आर द ह्यूमन रिसोर्सेज स्ट्रेंथ विच दे हैव। ध्यान रखना ये इलास्ट्रेटिव है, देयर कैन बी मोर, देयर कैन बी मोर टू इट, ये बस खाली क्या है, इलास्ट्रेटिव है। सेम वे अगर आप वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करोगे तो कौन सा एरिया है जहां पर वो क्या कर रहे हैं, लैक कर रहे हैं, और वही आपके लिए क्या बन जाएगा, स्ट्रेंथ, आपके लिए वही स्ट्रेंथ या वही आपके लिए क्या बन जाएगा, अपॉर्चुनिटी, वही आपके लिए बनेगा अपॉर्चुनिटी, और यही आपके लिए क्या बन जाएगा, आपका वीकनेस। अब देखो आपको भी जब मैं पढ़ाता हूं तो कई बार मैं क्या बोलता हूं कि आप जस्ट चेक करो आपका आंसर आपके कॉम्पिटिटर से बेटर होना चाहिए, जो आपके बाद जिसका पेपर चेक होगा उसका आंसर एग्जामिनर को आपके आंसर के बाद वीक लगना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो आपके लिए बेनिफिट है। क्यों बेनिफिट है? बिकॉज एग्जामिनर अल्टीमेटली आपके आंसर के बाद दूसरे का आंसर चेक करेगा, और जिसका आंसर वो चेक करेगा आपके आंसर के बाद, अगर उसको आपके बाद वाले का आंसर कॉपी थोड़ा सा वीक नज़र में आए तो उसको जितने मार्क्स मिलने थे शायद उसको उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो ग्रेजुअली यू विल हैव द बेनिफिट फॉर दिस। और सेम वे उसके लिए क्या हो जाएगा कि अपॉर्चुनिटी की उसका आंसर, इट्स नॉट उसका आंसर खराब है, उसने एवरेज परफॉर्म किया, बट क्योंकि आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर दिया जिसकी वजह से क्या हुआ, इनको मार्क्स नहीं मिले। राइट आप बताओ, इज दिस क्लियर? इसका एग्जाम्पल मैं और भी दे सकता हूँ आपको, आई कैन गिव सम मोर एग्जाम्पल्स, मतलब कोई ऐसे इसमें कोई लिमिट नहीं है, ये किस तरह से आप वर्क करते हो। सेम वे लाइक व्हेन आई हैव टू टीच देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो मैं यही चेक करूंगा कि ऐसा क्या है कि मतलब एज अ टीचर मैं आपको बताता हूँ, एज अ प्रोफेसर जब मैं खुद अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए लेक्चर्स में बैठा तो वहाँ पर एक साल में मैंने नोटिस किया कुछ प्रोफेसर्स के लेक्चर्स में अटेंडेंस फुल रहता था, वी यूज्ड टू एंजॉय। कुछ प्रोफेसर्स थे जिनका लेक्चर्स बच्चे लोग बंक मारते थे, राइट, या इतना ग्रेट उनका मतलब वेन एवर यूज्ड टू एंजॉय उनका लेक्चर्स। तो समझ में आया कि क्या रीज़न है कि भाई क्या कंटेंट ये लोग देते हैं और क्या कंटेंट ये लोग देते हैं। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई करके वर्कआउट करते हो। तो सेम वे सेम चीज़ आप किसके लिए करोगे, कॉम्पिटिटर्स के लिए करोगे कि ऐसा क्या है कि लोग कॉम्पिटिटर्स के पास जा रहे हैं, और ऐसा क्या है कि कॉम्पिटिटर्स को नुकसान हो रहा है या उसके पास उनकी क्या कमी है, तो आपका बेस्ट काम होगा। लाइक हाउ मुकेश अंबानी ऑलवेज से दैट I don't deliver product, I provide solutions. I provide solutions. अगर आप entirely जियो के स्ट्रैटेजी को चेक करो तो उन्होंने exactly जो existing टेलीकॉम कंपनी में प्रॉब्लम था उसी को उन्होंने स्ट्रेट अवे केटर किया। टेक फॉर एग्जाम्पल प्राइसिंग बहुत ज़्यादा था, इन्होंने प्राइसिंग को तोड़ा, करेक्ट। सबसे पहले तो इन्होंने प्राइसिंग को थोड़ा मेजर एडवांटेज इनको यही मिल गया। दूसरा कनेक्टिविटी इशू था तो इन्होंने यहाँ पर कनेक्टिविटी जो था वो अच्छे से दे दिया, करेक्ट। तो ये सारा आपको बेनिफिट हो गया। तो ये दो चीज टेलीकॉम सेक्टर में प्रॉब्लम था, ये उन्होंने प्रोवाइड करवा दिया, तो खत्म काम, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। सो यू ऑलवेज हैव टू फाइंड दीज एरियाज एंड इसी तरह से अपॉर्चुनिटीज निकल के आता है। आप बताओ, इज दिस क्लियर? कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? सो ये जाएगा। अब देखो ये आ गया स्ट्रैटेजीज, जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर चेक किया था, दैट कंपाइल द इंफॉर्मेशन, एंड इससे आप स्ट्रैटेजी को आइडेंटिफाई करते हो। तो आप ये देखो, ये आया, व्हाट विल बी द बिजनेस will do with this information, what improvements they need to make, and how the firm can exploit the weakness of the competitors. So this along with a example, I think that should be a perfect answer for you. ये आपके लिए एक perfect answer हो जाएगा, ठीक है? This is clear? This clear? ये वाला आपका। तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं अपने strategic analysis के लिए, right? अब देखो जब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, अगेन ये अब आपको रिपीटेटिव लगेगा बिल्कुल, क्योंकि इसको हमने ऑलरेडी स्वॉट के साथ कवर कर लिया है, राइट। तो आप यहाँ पे चेक करो, जैसे एनालिसिस है तो आप देखो दो एनालिसिस है, एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस। और ये आ गया आपके पास, एक्सटर्नल में यू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, इंटरनल में आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो अगेन ये आपके लिए रिपीटेड पॉइंट हुआ। इसके अलावा आप एक चीज़ ध्यान रखना कि आपका जो बिजनेस हाउ यू आइडेंटिफाई द एंटायर स्ट्रैटेजी, देखो ये आपके पूरे चैप्टर्स है। मैं इंडेक्स से आपको चेक करवाता हूँ एक चीज़। देखो आपके जो चैप्टर्स है
ठीक है। अगर आप अपने चैप्टर्स को देखो तो ये आपका बिल्कुल स्ट्रैटेजी के हिसाब से वर्क करता है। देखो ये आपको बता रहा है व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, यहाँ पर आपको एनालिसिस के बारे में बता रहा है, स्ट्रेंथ वीकनेस और इन सब के लिए, राइट। फिर अगर आप ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस को देखो तो आप ये देखो, ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पूरा प्रोसेस है, द एंटायर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इट स्टार्ट समथिंग लाइक दिस। आप क्या करते हो, सबसे पहले आप स्वॉट एनालिसिस करोगे। सो आपका इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस, ये आपका पहला स्टेप होता है व्हेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। हालांकि ये आगे अपने चैप्टर में आएगा, थर्ड चैप्टर के अंदर, बट आपको एक अभी मैं बता रहा हूँ। इंटरनल एनालिसिस और एक्सटर्नल एनालिसिस करते हो, यहाँ से यू डू आइडेंटिफिकेशन, आप यहाँ पर स्ट्रैटेजीज को आइडेंटिफाई करते हो। आइडेंटिफाई करने के बाद में आप स्ट्रैटेजी को क्या करते हो, यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हो। सेलेक्ट करके आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो। इम्प्लीमेंट करने के बाद आप उस स्ट्रैटेजी को चेक करते हो कि वो स्ट्रैटेजी वर्क बराबर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आ जाता है आपका स्ट्रैटेजी आइडेंटिफिकेशन, इसी को मैं क्या बोलूँगा, स्ट्रैटेजी फॉर्म्यूलेशन। ओके, स्ट्रैटेजी फॉर्म्यूलेशन ये आपका हो गया स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। इसके बाद में आप क्या लेते हो, फीडबैक। इसके बाद में आपको क्या मिलता है, फीडबैक, राइट। और इस फीडबैक से आप वापस से कहाँ जाओगे, आप वापस से, हो सकता है आपका इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम हो तो आप इम्प्लीमेंटेशन में जाओगे, हो सकता है आपके फॉर्मुलेशन में प्रॉब्लम हो तो आप फॉर्मुलेशन में जाओगे, और हो सकता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ गया तो आप यहाँ पर वापस जाओगे। तो ये आपका जो है, ये पूरा आपका स्ट्रेटेजी का पूरा प्रोसेस है, ये आपका पूरा प्रोसेस। और इसीलिए आप देखो यहाँ पर ये है आपका स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, देन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटेजिक इंटेंट, ये सब एक एक करके टॉपिक्स है। और लास्ट में अगर आप देखो तो यहाँ आपके पास क्या आता है, ये देखो स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। तो स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन में आप यही सब चीज़ों को चेक करते हो। और ये जो चैप्टर है इसमें बाकायदा एक आपका मैट्रिक्स बनता है, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें हम क्या चेक करते हैं कि स्ट्रेटेजी भाई आपने फॉर्मुलेट तो अच्छे से किया बट उसको इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। जैसे नॉर्मली अपना होता है कि अपन ने टाइम टेबल बहुत अच्छा बनाया लेकिन हम उसको फॉलो नहीं कर पाते, या फिर हम फॉलो तो सही करते हैं लेकिन टाइम टेबल खराब बनाते हैं, या दोनों ही कचरा है या दोनों ही अच्छा है। तो इस तरह से करके 4 सिचुएशंस अपने को यहाँ देखने को मिलेंगे। सो ये सेम पॉइंट यहाँ पर आता है जब हम बात करते हैं इधर कि ये एनालिसिस आपको यहाँ पे क्यों पढ़ाया जा रहा है, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्यों पढ़ाया जा रहा है, बिकॉज स्ट्रेटेजिक एनालिसिस आपका क्या रहेगा, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। Strategic analysis is your first step when it comes to your strategic management process. So देखो, strategic formulation is not a task in which managers can get with the intuition, opinion, instincts and creative thinking. Judgments about what strategies to pursue need to flow directly from analysis of a firm's external environment and its internal resources and capabilities. So the two most important सिचुएशनल कंडीशंस आर व्हाट, आप ये देखो, एक तो इंडस्ट्री का कॉम्पिटिटिव कंडीशंस और एक इंडस्ट्री का ऑर्गेनाइजेशन का अपना इंटरनल स्ट्रेंथ एंड मार्केट पोजीशन। तो बेसिकली वो स्वॉट का ही बात कर रहा है, ठीक है। तो आप ये देखो, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के विजन, मिशन, गोल, स्ट्रेटेजीज इन सब को सेट करते हो। इसके बाद में आप एनालिसिस करते हो कि क्या कर रहे हैं। एक आपको ये भी मिलेगा स्ट्रेटेजी, आई एम नॉट रिमेंबरिंग दैट एग्जैक्ट टर्म, आई थिंक आगे अगर आएगा तो मैं आपको क्लिक करवाता हूँ। वो बेसिकली होता है गैप एनालिसिस करके होता है, गैप एनालिसिस। और गैप एनालिसिस में यही रहता है कि जब आपने स्ट्रेटेजी को बनाया, ठीक है, इनको अचीव करने के लिए, अपने मिशन, विजन, गोल, इन सबको अचीव करने के लिए आपने स्ट्रेटेजी बनाया और रिजल्ट आपको क्या मिला, राइट। दिस वॉज योर टारगेट, लेट्स से योर टारगेट वॉज टू गेट 70 बट लेट्स से यू गॉट 50। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, अभी गैप एनालिसिस करोगे कि ये ऐसा क्यों हुआ, -20 यहाँ पर क्यों आया। जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आप वेरिएंस को चेक करते हो, आप जो वेरिएंसेस को चेक करते हो, सेम चीज यहाँ पर भी स्ट्रेटेजी में भी आता है। सो द एनालिटिकल सीक्वेंस इज फ्रॉम स्ट्रेटेजिक अप्रेजल of the external environment, external and internal situation, then to evaluate the alternatives to choice of the strategy, right. Accurate diagnosis of the company's situation is necessary for a managerial preparation for deciding on sound decision direction, select the appropriate objectives and crafting a winning strategy, राइट। ये सब टर्म्स आप ध्यान रखना, बाकी कोई इतना हेडेक वाला पॉइंट नहीं है, रिपीटेड पॉइंट्स है ये सारे। So without prospective understanding of the strategic aspects of the company's external and internal environment,
the chances are greatly increased that the manager will finalize a strategic game plan that does not fit the situation well. So the importance of strategic planning is what it is this, that without, अगर आपको ये पर्सपेक्टिव वर्ड अजीब लगता है तो आप सिंपली ऐसे शुरू कर सकते हो, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स of the company's external and internal environment, the chances are greatly increased that the manager will finalize a strategic game plan or the strategy will be implemented which does not fit the situation well, and this will hold very little prospect for building the competitive advantage, and it is unlikely to boost the company's performance. इसी को आप यहाँ पर, अगर ये लाइन आपको अजीब लगता है तो इसी के आगे कनेक्ट करके आप लिख दो विच में नॉट बिल्ड, या डेवलप वर्ड भी यूज कर सकते हो, डेवलप एंड इफेक्टिव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. तो आप ये आंसर कर देना, तो ये आपका सेट हो गया. सो दिस बिकम्स लिटिल इंपॉर्टेंट दैट व्हाई डू यू नीड अ कॉम्पिटिटिव एनालिसिस. तो ये आपका रीजन हो जाता है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस का. अब यहां पर एक और क्वेश्चन आपको मिलेगा दैट व्हाट आर द इश्यूज विच आर देयर इन दिस. इस रिगार्ड में प्रॉब्लम क्या है, स्ट्रैटेजी बनाने में प्रॉब्लम क्या है. आप मुझे बताओ टाइम टेबल बनाने में प्रॉब्लम क्या है. व्हाट इज द मेजर इशू टाइम टेबल बनाने में. आपको टाइम टेबल बनाने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है गाइस. टाइम टेबल बनाने में क्या प्रॉब्लम है, किसको कितना इंपॉर्टेंस देना है ये समझ में नहीं आता. ओके, एनालिसिस प्रॉपर नहीं होता. वी डोंट नो दैट इट विल बी इम्प्लीमेंट प्रॉपरली और नॉट. करेक्ट, इम्प्लीमेंटेशन का एक चैलेंज रहता है. एनालिसिस इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट, राइट, और किसको कितना इंपॉर्टेंस देना है, दिस इज इशू. इसके अलावा टाइम टेबल बनाने में टाइम भी जाता है. टाइम टेबल बनाना इजी नहीं है, टाइम टेबल बनाने में आपका टाइम भी जाता है, राइट. अच्छा, टाइम डिस्टर्बिंग. ओके, टाइम डिस्टर्बिंग क्यों, प्रॉपर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ये समझ में नहीं आता. द अमाउंट ऑफ टाइम यू गिव, राइट. प्रॉब्लम ये है कि सपोज करो आपने टाइम टेबल सेट किया, यू हैव योर लेक्चर टाइमिंग्स फिक्स्ड, राइट. अब सिंपल ऐसे देखो, आपका जो लेक्चर का टाइमिंग्स है वो फिक्स्ड है. लेट्स से वो आपको लेक्चर्स इस तरह से बता रहे कि आपका 10 से लेके 1 बजे तक एक सब्जेक्ट का क्लास होगा, देन लेट्स से 2 to 5 आपका एक लेक्चर होगा, और फिर आपको बताया हुआ है कि एक लेट्स से आपके लिए एक 6 to 8 आपका एक लेक्चर और होगा. तो आपको एक टाइम टेबल सेट हो गया कि आपको पता है 10 से लेके 8 बजे तक आपके पास क्लास है, राइट. अब आपने क्या डिसाइड किया कि चलो 8 बजे कंप्लीट, 8 से 10 बजे तक का मेरा पूरा ब्रेक, मैं डिनर करने वाला हूँ, फ्रेंड्स और से बात करना एंड ऑल, टीवी वगैरह सब देखना. 10 o'clock आई विल सिट एंड स्टडी, और मैं तकरीबन आराम से रात के 2 बजे तक, 2 से 3 बजे तक मैं आराम से पढ़ सकता हूँ. फ्रॉम 10 PM to 2 to 3 AM आपने पढ़ा, तो आपको पता है कि ऑलमोस्ट आपको 4 घंटे का आउटपुट यहाँ पर मिल जाएगा. 3-3:30 बजे आप सो जाओगे, सुबह 9 बजे आप उठोगे, और उठकर 10 बजे आप लेक्चर लेना स्टार्ट कर दोगे, मतलब आप लेक्चर अटेंड करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब हुआ क्या, ये टाइम टेबल में शिफ्ट हो गया. अचानक से ये 2 से 5 वाले प्रोफेसर ने बोला कल से मैं लेक्चर लूँगा 7 से 10. अब जैसे ये 7 से 10 बोला, आपके भी यहाँ पर वैक्यूम आ गया. सी, आई एम नॉट सेइंग, अभी ये बोलना बहुत ईजी हो जाएगा कि ठीक है ना, जो ये खाली टाइम था, ये 4 घंटे का टाइम आप यहाँ पर फिक्स कर दो और पढ़ना शुरू कर दो, राइट. बट आप देखो, ह्यूमन नेचर है कि जब भी चेंजेस होते हैं इट बिकम्स और इट ब्रिंग्स डिस्कम्फर्ट. चेंजेस जब भी आएंगे इट विल गेट यू व्हाट, इट विल गेट यू डिस्कम्फर्ट. तो यहाँ पर जैसे ये टाइम टेबल चेंज होगा, आप बोलोगे अरे यार दोपहर को शांति नहीं रहता है, रात को इस टाइम पर शांति रहता था, करेक्ट, आराम से पढ़ाई हो सकता था. अब आप ये भी नहीं बोल सकते चलो मैं जल्दी सो जाता हूँ, अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ लूँगा. सो कर सकते हो, वैसे 8 बजे आपका लेक्चर खत्म हो रहा है, सो यू कैन से, बट अगेन आपको यहाँ पर चेंज करना होगा. तो आप देखो, आपको टाइम टेबल फिर से रीशफल करना है. तो एक तो टाइम टेबल बनाना अगेन आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग था. उसके अलावा ये भी श्योर नहीं है कि ये टाइम टेबल बराबर रहेगा कि नहीं रहेगा, बिकॉज चेंजेस आपके कंटिन्यूसली होते रहेंगे. अब आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज टाइम कंज्यूमिंग, देन यू नो द बिजनेस एनवायरमेंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. सो कोई एक चेंज आया तो फिर से आपका जो टाइम टेबल जिस तरह से आपने बनाया या जो भी आपने प्लान किया स्ट्रैटेजी, उसमें चेंजेस आ सकता है, राइट. फिर अगर आप देखो तो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर चैलेंजेस आ सकते हैं. आपको लगता है कि ये इस तरह से वर्क करेगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में जाओगे तो आपको होगा
यस हर्ष, जीएसटी इज वन ऑफ द एग्जाम्पल. आज की डेट में अगर आप चेक करो जीएसटी एंड इवन आई वुड से कंपनीज एक्ट, एक्सट्रीमली ये दो ऐसे लॉ बन चुके हैं जो मतलब आप सोचो जीएसटी में तो कितने चेंजेस हुए. इसके अलावा आप कंपनीज एक्ट में देखो, कंपनीज एक्ट भी ऐसे लगता है कि दोबारा से एक नया कंपनीज एक्ट बना दो. राइट, येस्टरडे दैट न्यूज़ वाज देयर कि सचिन पायलट शायद शिफ्ट हो रहे हैं. राइट, वो बीजेपी में वापस आ रहे हैं एंड ऑल. आई लिटरली वांटेड टू ट्वीट दैट सचिन पायलट को अगर बीजेपी में लेते हो ले लो, राजस्थान का सीएम मत बनाना, उसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में एमओएस बना दो या ये मिनिस्ट्री उनको दे दो. बिकॉज व्हेन ही इम्प्लीमेंटेड कंपनीज बिल 2012 बहुत स्मूथली उन्होंने काम किया था. राइट, एंड वेरी नाइस. कभी आप जाकर यूट्यूब पे सचिन पायलट सर का स्पीच सुनना राज्यसभा का, जब उन्होंने कंपनीज एक्ट को इम्प्लीमेंट करवाया, आपको समझ में आएगा कि क्यों कंपनीज एक्ट चेंज हुआ, क्या चेंजेस हुए, एवरीथिंग. सेम वे इम्प्लीमेंटेशन इतना ज़्यादा खराब था. राइट, इन दोनों में इतने चेंजेस आए कि आप एक कुछ स्ट्रैटेजी प्लान करते हो फिर चेंज आता है. जीएसटी के अंदर तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इश्यूज थे. आई स्टिल रिमेंबर 2018 के अंदर आई KMP समिट एक था, उसको मैंने अटेंड किया था. वहाँ पर आपके बिग फोर से ही पार्टनर्स आए हुए थे. CS इंस्टीट्यूट का प्रोग्राम था बट बिग फोर से ही पार्टनर्स वहाँ पर आए हुए थे. एंड दे वर टेलिंग कि जीएसटी में क्या चैलेंजेस हो रहे हैं. नाउ दे वर टेलिंग दैट कुछ तो ऐसे था कि ड्यू डेट था, दैट वाज लेट्स से 30th या 31st दिसंबर वाज द डेट. ठीक है, और आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे 4-5 SICs है और उन्होंने एक्चुअल में बताया कि क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. 31st दिसंबर था ड्यू डेट. ए ने अपना रिटर्न 31st दिसंबर के हिसाब से फाइल कर दिया. BCD इन्होंने फाइल नहीं किया. ये लोग जाते हैं कहाँ पर, ये लोग जाते हैं हाई कोर्ट में, ये लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और फिर ये लोग पिटिशन फाइल करते हैं कि ये डेट एक्सटेंड होना चाहिए. अब आप देखो 31st दिसंबर से ये डेट को उन्होंने एक्सटेंड कर दिया. किसके लिए? 31st जनवरी को एक्सटेंड कर दिया. अब जैसे ही ये एक्सटेंड किया, ए बेचारा परेशान है क्योंकि आप ये देखो BCD को ज़्यादा टाइम मिल गया प्लानिंग करने के लिए, जबकि ए को इतना टाइमिंग नहीं मिला था प्लान करने को. एंड यू ऑल नो रिटर्न्स जब आप फाइल करते हो सो यू नीड प्रॉपर प्लानिंग और उसके हिसाब से आप वर्क करते हो. राइट, कुछ तो ऐसा रिटर्न से रिलेटेड था. आई एम नॉट दैट वेल वर्स विद जीएसटी बट दे वर टॉकिंग अबाउट दिस कि रेगुलेटरी चैलेंजेस वो बता रहे थे कि यहाँ पर रहता है. हाँ, वो एग्जैक्टली वो ट्रैफिक बिल और इन सब की ई-वे बिल और इन सब के ऊपर कुछ था. तो इन्होंने क्या किया, 31st जनवरी कर दिया. तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर अनाउंस किया और आपसे बोला ओके 31st जनवरी इज द ड्यू डेट. अब जब 31st जनवरी इज द ड्यू डेट, ए वहाँ पर जाके पिटिशन फाइल करता है कि मुझे चांस मिलना चाहिए कि मैं इस रिटर्न को रिवाइज कर सकूं. फिर चेंज आता है कि जिन्होंने पहले रिटर्न फाइल किया वो उसको रिवाइज कर सकते हैं. नाउ बी फाइल्ड द रिटर्न बाय 31st जनवरी. सी और डी आराम से अभी भी रिलैक्स्ड बैठे. ये क्या बोल रहे हैं कि चलो अभी तो रुक जाओ यार, 31st जनवरी है ना, देखना ये मार्च तक एक्सटेंड हो जाएगा. राइट, अब ये एक्सटेंड होता नहीं है. 31st जनवरी को वो एक्सटेंड होता नहीं है. अब जब ये एक्सटेंड नहीं होता फिर ये दोनों पिटिशन फाइल करते हैं that there were lot of uncertainties, right? So there should be again an extension given. So आप सोचो how poorly implemented it was. और वो पार्टनर वहाँ पर बैठे हुए थे. I tell you it was 31st March और वो एग्जाम्पल इसी का दे रहे थे that 31st दिसंबर को जो कट ऑफ डेट था, 31st मार्च को भी हमें नहीं पता that there will be some extension or not. And I think it was related to the e-way bill. स्टेट इंटर स्टेट मूवमेंट के रिलेटेड कुछ करके वो बता रहे थे कि 31st मार्च हो गया एंड वी स्टिल डोंट नो. इवनिंग टाइम था, पोस्ट लंच सेशन था, सो अराउंड 3-3:30 ये लोग हमें बता रहे थे. बोले स्टिल नाउ वी डोंट नो दैट टुमारो विल वी गेट एनी एक्सटेंशन और नॉट एंड वी कैन नॉट टेक आवर पोजिशन. एंड दैट्स हाउ द डायनामिक सिचुएशन इज. तो यहाँ पर भी वही रहता है कि आप भी कोई बिजनेस प्लान बना रहे हो और बिजनेस प्लान इम्प्लीमेंट करने जाओगे तो वहां पर काफी सारे चैलेंजेस आएंगे. एक तो आप क्या सोच रहे थे और प्रैक्टिकली क्या सिनेरियो होता है, देयर इज अ डिफरेंस इन दैट. और दूसरा, जब एनवायरमेंट में कोई चेंजेस आ गया देन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. राइट, सो ये आपके यहाँ पे प्रोविजन है. तो आप देखो स्ट्रैटेजी को एनालिसिस करने में क्या क्या यहाँ पर आपके प्रॉब्लम होते हैं. सबसे पहला इशू आपके पास क्या है, दैट इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. स्ट्रैटेजी इट इन्वॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. So there are different forces that drive and constrain the strategy and that must be balanced in any strategic decision. An important aspect of strategic analysis is to consider possible implications of routine decisions. Now strategy of a firm, ये देखो ये आपके लिए काम का है. Strategy of a firm at a particular point of time is a result of series of small decisions taken over the extended period of time. So a manager who makes
an effort to increase the growth momentum of an organization is materially changing the strategy. तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही रहता है कि उसमें कॉन्स्टेंटली आपके चेंजेस आते हैं, इट टेक्स टाइम. दूसरा आप देखो, यू विल हैव टू बैलेंस द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर बोथ. अगर आपको पता हो, अगेन बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज से ही कनेक्ट करता हूं मैं आपको, बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स. और वो बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि उन्होंने स्ट्रेट अवे एक पॉइंट बोला था. रैदर एक काम करता हूं, मैं आपको बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज का मॉड्यूल ही यहाँ पे चेक करवा देता हूँ. सो यू विल बी एबल टू इजीली कनेक्ट विद दिस. आप ये देखो, आप ये देखिए, तो जिन्होंने बिजनेस एंड कॉमर्शियल, आप ये देखो बिजनेस एंड कॉमर्शियल अपना बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए अगर आप चेक करो तो क्या बताया हुआ, इट इज कॉम्प्लेक्स. एंड व्हाई इट इज कॉम्प्लेक्स? बिकॉज आप चेक करो, बिकॉज इन पार्ट्स आप इसको समझ सकते हो, बट इन टोटलिटी में समझने में डिफिकल्ट है. सेम आप ये चेक करो, डायनामिक होता है, राइट? फिर यहाँ पर ये आ गया मल्टी फेसेड एंड फार रीचिंग इम्पैक्ट, राइट? सो ये कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज से. सो सेम थिंग यहाँ पर भी आता है कि बैलेंसिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर, ये आपके लिए काफी डिफिकल्ट पार्ट हो जाता है, राइट? दिस बिकम्स अ चैलेंज when it comes to strategies. So the process of strategy formulation is often described as one of the matching of the internal potential of the organization. ये देखो, in case of strategy formulation, what is there? You match the internal potential with the external opportunities, and in reality a perfect match between the two is or may not be feasible. Strategy analysis involves a workable balance between the diverse and conflicting consideration. गाइस क्लियर? लिंक हो पा रहा है ये आपको? ये आपको लिंक हो पा रहा है ये वाला प्रोविजन, राइट? फिर देखिए, अ मैनेजर वर्किंग ऑन स्ट्रेटेजिक डिसीजन हैज टू बैलेंस द अपॉर्चुनिटी. ये देखो, मैनेजर वर्किंग ऑन स्ट्रेटेजिक डिसीजन, दे विल हैव टू बैलेंस द अपॉर्चुनिटी एंड इन्फ्लुएंसेस एंड द कंस्ट्रेंट्स. सो देयर आर प्रेशर that are driving the particular choice, such as entering into the new market. Simultaneously, there are constraints that limit the choice of the strategies, right? Such as existing of a big competitor. ये आपके क्या हो गए, कुछ कुछ यहाँ पर challenges होते हैं. And these constraints forces will be producing an impact that will vary the nature, degree, magnitude and importance. So some of the factors that can be managed to an extent, however, there will be others that will be beyond the control of the manager. So कुछ कुछ ऐसे factors होंगे, ये लाइन आप एग्जाम में जरूर लिखना, that कुछ factors ऐसे होंगे जो मैनेजर या एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैनेज कर पाएगा, एंड देयर विल बी सम फैक्टर्स विच विल बी टोटली बियॉन्ड द कंट्रोल. तो आप ये देखिए, ये आया. इसके अलावा रिस्क, एक रिस्क आपके पास यहाँ पे आ जाता है, दैट इन स्ट्रेटेजी एनालिसिस द प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग maintaining balance is important. However, the complexity and intermingling of the variables. What do you mean by intermingling? Interrelated, connected, correct? The variables of the business environment, it reduces the strategic balance of the organization. So competitive market, liberalization, globalization, booms, recession, technological advancement, inter-country relationships all affect the business, and it poses what? It poses a risk of varying degrees. आप सिंपली चेक करो जियोपॉलिटिक्स में अभी जो एग्जैक्टली चाइना के साथ हुआ है, कितने कंट्रीज को इम्पैक्ट करेगा. आप फॉरगेट कितने कंट्रीज, इंडिया में जो बेचारे वीवो, ओप्पो या आप लेट्स से एमआई, इनके उन्होंने फ्रेंचाइजीज लेकर रखे हुए, आप सोचो इनका तो काम धंधा बंद हो जाएगा ना अगर अचानक से आप चाइना को बैन कर दोगे या चाइनीज प्रोडक्ट को आप बैन कर दोगे. तो ये क्या हो गया आपके लिए? रिस्क. देयर इज ऑलवेज अनसर्टेनिटी. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में देयर इज ऑलवेज अनसर्टेनिटी, एंड दिस अनसर्टेनिटी कैन बी ड्यू टू वेरियस रीजंस. आप सिंपली अगर एनालिसिस करो 2008 का ग्लोबल रिसेशन आप चेक करना, देयर वॉज नथिंग रॉन्ग इन इंडिया, देयर वॉज एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग इन इंडिया. यूएस मार्केट में क्रैश हुआ, यूएस मार्केट में क्रैश हुआ, गलती वहां की थी, और उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड वाइड में क्या हो गया, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया और एक बार का रिसेशन आ गया. अभी आप कोविड को भी तो चेक करो, कोविड,
राइट। ऊपर से अभी पता नहीं कुछ और नया वायरस वहां पे निकल के आ रहा है चाइना में, राइट। आप चेक करो, ये सब का इम्पैक्ट यहाँ पे आता है। तो देर इज ऑलवेज अ रिस्क, एंड द रिस्क इज विद रिस्पेक्ट टू द uncertainty, and that uncertainty is again due to the dynamic nature of the organization, of the business environment, right। हाँ, ब्लैक डे वायरस कुछ तो करके आया, आई डोंट नो व्हाट। सो आप यहाँ पे चेक करिए। So an important aspect of strategy analysis is to identify the potential imbalances or the risk and assess their consequence. Very very important, very very important। ये लाइन भी आप वहाँ पे लिखोगे। Then a broad classification of strategic risk requires, ये देखो ये आ गया आपका strategic risk, जिसमें short term, long term ये आपको दिया हुआ है टेबल। So this you can just read, not very very relevant as far as exam is concerned, right। फिर आप देखिए एक्सटर्नल, दिस ऑल यू कैन जस्ट रीड इट इन आइसोलेशन, पढ़ लेना। मैं इसको क्लास में वापस से सेम पॉइंट्स है, इसलिए इसको मैं बार बार से रिपीट नहीं कर रहा हूँ, राइट। ये उन्होंने डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको दे दिया है। देन इंडस्ट्रीज डिफर इन इकोनॉमिक, दिस इज ऑल यू कैन रीड। ये वाला जो पूरा पोर्शन है, दिस इज ऑल यू कैन रीड इट इन आइसोलेशन। मैं इसको डिटेल में दोबारा से आपको कवर यहाँ पे फिर से नहीं करवा रहा, राइट। सो अगर आप यहाँ पे चैलेंजेस को देखोगे तो चैलेंजेस में आपका एक पॉइंट, व्हाट आर द इश्यूज विच आर देयर इन स्ट्रेटेजी एनालिसिस। तो आपके कुछ कुछ पॉइंट्स अगर आप लिखो, तो मैं आपको एक काम करता हूँ, बुलेट पॉइंट्स बनाकर यहाँ पे दे देता हूँ, आप देखो। सो व्हाट आर द ब्रॉड इश्यूज, सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्या बताओगे, दैट स्ट्रेटेजी इट इवॉल्व्स ओवर द टाइम, सो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, राइट। इसके अलावा आप यहाँ पर क्या बताओगे, बिजनेस वर्क्स और स्ट्रेटेजीज आर फॉर्म्ड विद रिस्पेक्ट टू द बिजनेस एनवायरमेंट विच इज हाईली डायनामिक, और डायनामिक मीन्स इट इज एवर चेंजिंग, सो मे नॉट बी इफेक्टिव। आपने जो स्ट्रेटेजी बनाया दैट मे नॉट बी रिमेन इफेक्टिव, राइट, और इवन वो वैलिड भी नहीं रहे, आपका स्ट्रेटेजी पूरा वॉइड एब इनिशियो हो जाए। इसके अलावा आप यहाँ पर क्या बताओगे, बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ के ही आप या उसको एनालिसिस करके आप स्ट्रेटेजीज को बनाते हो। एंड बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, इट इज कॉम्प्लेक्स, सो interlinkage of various factors can be a challenge, that can be one of the challenge there, right। इसके अलावा increased competition, so यहाँ पर competitor के moves या strategy, competitors के moves या उसके strategies को comprehend करना difficult होगा, it will be difficult कि competitor क्या यहाँ पर लेगा, right। then there is always a risk of uncertainty, there is always a risk of uncertainty। again ये किसके ऊपर आ जाएगा, आपका changes आ जाते हैं। अच्छा, the strategy depends on various factors, so these factors few of them are totally beyond the control, they are beyond the control, right। तो ये करके आप यहाँ पे प्रोविजंस को लिख सकते हो इसके हिसाब से। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा इसको मैं नहीं बोलूँगा दैट इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, अभी तक तो मेरे हिसाब से इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट स्टिल अगर आए तो आप ये पॉइंट्स को लिख के आंसर कर सकते हो यहाँ पे, राइट। देन इफ़ यू कैन जस्ट सी मेथड्स ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, सो यहाँ पर आपके पास अलग अलग टूल्स आ रहे हैं, तो आप देखो कैसे कैसे कर सकते हो। एक बार इसको अपन यहाँ पे बेसिक रीड कर लेते हैं। So, industry and competitive analysis can be done using the set of concepts and techniques to get a clear picture. So, why we do that? Why do we do this? To get a clear picture on the key industry traits. Traits मतलब features. इसके अलावा आप और क्या पता करना चाहते हो? The intensity of the competition, right? The drivers of industry change. ऐसे क्या factors है जिससे इंडस्ट्री में चेंजेस आएंगे? आपका मार्केट पोजीशन क्या है, राइट, स्ट्रैटेजी ऑफ द राइवल कंपनीज, देन कॉम्पिटिटिव सक्सेस, ऐसे क्या चीज़ें हैं जो हमें सक्सेसफुल बना रहे हैं या ऐसी क्या चीज़ें जो हमारे कॉम्पिटिटर को सक्सेसफुल बना रहे हैं। फिर हम प्रॉफिट एस्पेक्ट्स इन सब को चेक करते हैं। सो इट प्रोवाइड्स अ वे ऑफ थिंकिंग स्ट्रेटेजिकली अबाउट एनी इंडस्ट्रीज ओवरऑल सिचुएशन एंड ड्राइंग कंक्लूजन, करेक्ट, about
whether the industry represents an attractive investment for the organization funds or not. The analysis entails examining business in the context of a wider environment. Industry and competitive analysis aims at developing the insight in several issues, and analyzing these builds understanding of the firm's surrounding environment, and collectively they form the basis. ये देखो, they form the basis of for the matching its strategy to चेंज इंडस्ट्रीज कंडीशन एंड कॉम्पिटिटिव रियलिटीज। तो यहाँ पर आपको अलग अलग प्रोफेशन बताए। अब आप मुझे बताओ, क्या ये टॉपिक हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है या नहीं? ये टॉपिक हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है या नहीं? डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर ऑफ द इंडस्ट्री। और अगर पढ़ा हुआ है तो आप मुझे बताओ कौन से टॉपिक, या इसको देखकर आपको कौन सा चैप्टर टॉपिक याद आ रहा है? करेक्ट, 5 फोर्सेस, माइकल पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल। एंड दैट इज वाई आपको मैंने बताया था कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज ये कहाँ पूछा जाता है आपसे, माइकल पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल के साथ में। आप वहां पर देखो, बिल्कुल यही था, मार्केट अट्रैक्टिवनेस आप आइडेंटिफाई करते हो। तो देखो, इंडस्ट्रीज डिफर सिग्निफिकेंटली, राइट, in the basic character and structure. So industry and competitive analysis begin with an overview of the industry's dominant economic feature. So industry is what? Industry is a, ये देखो, ये definition याद रखना, industry is a group of firm whose products have same and similar attributes such that they compete for the same buyer. ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा ये आपके पास एक सेंटेंस है which you can write in your exam अगर इंडस्ट्री के ऊपर आए तो, right? So these factors have to be considered in profiling industries economic feature and fairly standard are given as follows. तो आप किन किन बातों को ध्यान में रखते हो? Again, what is the size and nature of the market? What is the scope of rivalry? अब rivalry at अलग अलग levels, so at local level, at regional level, at national level, इंटरनेशनल लेवल, या फिर इसको ग्लोबल लेवल बोलते हैं, राइट? देन मार्केट ग्रोथ रेट आप चेक करोगे, आप अपने मार्केट पोजीशन को चेक करते हो, राइट, कि आप कहाँ पर हो, राइट? दिस इज बेसिकली योर इंडस्ट्री लाइफ साइकिल। आप देखो, ये सब आपको किस में हेल्प करेगा? आप देखो, बीसीजी मैट्रिक्स हो गया, जीई मैट्रिक्स हो गया, ये सब वहां पर आपको हेल्प करता है। अब आपको ये इजी क्यों लग रहा है? क्योंकि आपने वो जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स था उनको कंप्लीट कर लिया। सिंस यू हैव फिनिश्ड दैट, दिस लुक्स वेरी इजी। फिर ये आप देखो, नेम नंबर ऑफ द राइवल्स इन द मार्केट, द नंबर ऑफ बायर्स, राइट? तो यहां पर मैं सेम पॉइंट्स आप देखो, व्हाट एक्सटेंट इंडस्ट्री राइवल्स हैव डन integrated backward or forward, then the types of distribution channel which is used, टेक्नोलॉजिकल चेंज किस स्पीड से वहां पर चेंज हो रहा है। अपन ने लास्ट क्लास में देखा था कि टेक्नोलॉजी नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी में हमने चेक किया था ये वाला, याद आ रहे कि किस स्पीड से एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है और किस स्पीड से टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, राइट? देन डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आ गया आपका, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, दिख रहा है? देन वेदर द की इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट आर क्लस्टर्ड in a particular location, for example locks in अलीगढ़, राइट? तो ये बेसिकली किस चीज का बात कर रहा है कि बिजनेस टैगिंग। जैसे कि आप एग्जाम्पल लो, असम टी, दार्जिलिंग टी, करेक्ट, ये सब नाम हो गया। तो इस तरह से करके आपने अपने लोकेशन को जियो टैगिंग तो नहीं कर दिया, बिजनेस को टैगिंग तो यहाँ पर आपने नहीं कर दिया। देन वेदर certain industry attractiveness are characterized by strong learning and expert experience effect. तो आपने experience curve एक पढ़ा, have you studied this topic? तो ये देखो, ये experience curve के बारे में बात कर रहा है, right? Then whether high rates of capacity utilization are crucial to achieve low cost production strategy, correct? तो ये भी आपका experience curve से निकल के आता है, right? फिर आप देखिए, capital requirement, entry exit barrier, right? This is barrier to entry and the industry profitability. Same way अगर आप यहाँ पर चेक करो, nature and strength of the competition, same Michael Porter 5 forces model वहीं से repeat हो जाएगा। And important component of the industry and competitive analysis is involving delving into the industry's competitive process to discover, ये देखो, to discover what the main source of competitive pressure are
and how strong each competitive force is, right? This analytical step is essential because managers cannot devise a successful strategy without in-depth understanding the industry's competitive character. अब ध्यान रखना ये लाइंस आपके कहीं देखो, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछेगा नहीं, लेकिन ये लाइंस आपको हेल्प कर देंगे आपके दूसरे आंसर में कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी का जब क्वेश्चन है तो आप ये लिख सकते हो, व्हाई इज कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट? बिकॉज in the competitive strategy managers they identify the main source of competition and how strong the competitive force is. And why it is important? Because a successful strategy would require what? The in-depth analysis or understanding of the industry's competitive pressure. तो ये आपका पॉइंट आता है. देन even though the competitive pressure in various industries are never precisely the same, the competitive process works similarly enough to use a common analytical network engaging the network nature and intensity of the forces. ये देखो आ गया, इन्होंने यहाँ पर लिख दिया पोर्टर 5 forces model is using and understanding the competition. अब आप देखो, अगर मैं आपको सीक्वेंस वाइज पढ़ाते हुए आता तो शायद आप माइकल पोर्टर यहाँ पर फिर मेरे को आपको बोलना पड़ता, चलो ये बाद में आएगा हम उसको देखेंगे. जैसे आज मैंने आपको स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन फॉर्मुलेशन वाले मैट्रिक्स के बारे में बताया. नाउ यू नो दैट, इसलिए आपके लिए बिल्कुल इजी और रिपीटेटिव हो गया, राइट? सो आप देखो माइकल पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल जो है ये आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिशन. इट इज अ पावरफुल टूल फॉर सिस्टमैटिकली डायग्नोसिंग द मेन कॉम्पिटिटिव प्रेशर इन अ मार्केट एंड असेसिंग हाउ स्ट्रॉन्ग and important is each one. Not only it is widely used technique of competition analysis, but it is also relatively easy to understand and apply. So this is point. फिर एक आपके पास आ जाता है triggers of change, right? Triggers of change again ये आपके business environment के ऊपर बात होगा. तो देखो an industry's economic feature and competitive structure revealed a lot about its fundamental character but little about the ways in which the environment may be changing. Then all industries are characterized by the trend and new development. ये देखो all industries they are characterized by the trend and new developments that gradually produce changes important enough to require a strategic response from the participating firm. So the popular hypothesis about industries going through a life cycle helps to explain industry change, but it is still incomplete. तो आप ये देखो the life cycle stages are strongly linked to the changes in the overall industry growth rate. Correct? Then ये आपके driving forces हो गए. So this is again something which you can read. This is again something which you can read it in isolation है आपका, right? अब ये देखो ये ड्राइविंग फोर्सेस में आपको बताया कि जैसे अचानक से ई कॉमर्स. ड्राइविंग फोर्सेस बेसिकली क्या होते हैं? ड्राइविंग फोर्सेस आर दोज फैक्टर्स विच रिजल्ट्स इन चेंज, राइट? ड्राइविंग फोर्सेस आर द फैक्टर्स दैट रिजल्ट इन चेंज. चेंज लाने में ये इम्पैक्ट कर देते हैं, राइट? देखो ग्लोबलाइजेशन हो गया, इसकी वजह से चेंजेस आए, ई कॉमर्स आया, बिजनेस चेंज हुआ. देन चेंजेस इन द लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री ग्रोथ रेट, प्रोडक्ट इनोवेशन हुआ, मार्केट इनोवेशन हो गया, एंट्री एग्जिट ऑफ द मेजर फर्म, राइट? अगेन अपना फेवरेट जियो यहाँ पर एग्जांपल आ सकता है. डिफ्यूजन ऑफ टेक्निकल नो हाउ, पहले एक ही के पास था. डिफ्यूजन मतलब फैल जाना, स्प्रेड होना, राइट? तो पहले वो टेक्नोलॉजी सिर्फ एक ही कंट्री के पास था, अब वो टेक्निकल नो हाउ बहुत सारे कंट्रीज के पास चला गया. देन चेंजेस इन द कॉस्ट एंड एफिशिएंसी. तो ये आता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं तो ये फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग. हालांकि कोई अलग से नया कॉन्सेप्ट नहीं है, द कॉन्सेप्ट इज स्टिल सेम. देखो स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग के अंदर क्या होता है? देखो मैपिंग बेसिकली क्या होगा? अगेन इट्स पार्ट ऑफ कंपैरिजन ओनली. जैसे कंपनीज एक्ट को आप देखो तो उनका एक मैपिंग आपको मिलता है कि पुराने एक्ट में ये सेक्शन था, नए एक्ट में ये सेक्शन है, राइट? सो ये मैपिंग होता है, तो इट गिव्स यू कंपैरेटिव. स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग में क्या होगा? आप अपने कॉम्पिटिटर्स को क्या करते हो? एक ही ग्रुप में डालते हो और उसके बाद में उनको रैंक करते हो. एक एक कॉम्पिटिटर को नहीं, आप क्या करोगे? सारे के सारे कॉम्पिटिटर्स को एक ही ग्रुप में डालोगे और फिर उनको रैंक करोगे कि इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक आपके लिए कौन है. सो द नेक्स्ट स्टेप इन एग्जामिनिंग द इंडस्ट्रीज कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर इज टू स्टडी द market position of the rivals. So this is what exactly you do
in strategic group mapping. So one technique for revealing the competitive position of the industry participants is strategic group mapping, which is useful analytical tool for comparing the market position of each firm separately or for grouping them into the positions where an industry has so many competitors that it is not practical to examine each one in depth. तो जैसे मैंने बताया, आप सारे कॉम्पिटिटर्स को एक ही ग्रुप में डालते हो और उनके मार्केट पोजीशंस को एनालिसिस करते हो और उसके बेसिस पे आप स्ट्रेटेजी को फॉर्म करोगे. नाउ अ स्ट्रेटेजिक ग्रुप, अब देखो ये इन्होंने इसको ऐसे डिफाइन करके रखा है. ये एक पहले स्ट्रेटेजिक ग्रुप को डिफाइन कर रहे हैं, फिर मैपिंग को बता रहे हैं, फिर इन दोनों को कंपेयर करके बता रहे हैं. तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, इट सेज दैट अ स्ट्रेटेजिक ग्रुप कंसिस्ट ऑफ दोज राइवल फर्म्स दे हैव सिमिलर competitive approaches and positions in the market. Now companies in the same strategic group can resemble one another in any of the several ways. तो कुछ भी हो सकता है कि उनका एक comparative, तो देखो basically who are the competitors, ये उसको आइडेंटिफाई करेगा. Who are the competitors, तो आप देखो competitors को आइडेंटिफाई करने के लिए कई पॉइंट्स आपके पास है. आपके क्या हो सकते हैं, कंपेरेबल प्रोडक्ट लाइन हो सकता है आपका. कंपेरेबल प्रोडक्ट लाइन मतलब जैसे एफएमसीजी के अंदर आप बोलते हैं, राइट, डाबर, आईटीसी, राइट, एचयूएल, नेस्ले, ये सब क्या हो गए, एफएमसीजी कंपनी, इनका सेम सिमिलर प्रोडक्ट लाइन है. या फिर आप यहाँ पे देखो, यू सेल इन द सेम प्राइस और क्वालिटी रेंज, करेक्ट. वीवो, ओप्पो, अब वीवो ओप्पो को आप है ना डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं बोलोगे एप्पल के लिए, क्योंकि अगर उनका प्राइस और रेंज क्या है. वीवो का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर कौन है, ओप्पो. आप इसीलिए देखो आईपीएल के जब मैचेस होते हैं तो वहां पर आप देखो इस तरह से होता है, एक ओवर के बाद वीवो का ऐड आएगा, एक ओवर के बाद ओप्पो का ऐड आएगा. ये इस तरह से चलता था, राइट. ज्यादातर ये क्यों होता था, बिकॉज वो अपने डायरेक्ट आपके कॉम्पिटिटर्स है. नाउ एम्फेसिस द सेम, बोथ कंपनी सब्सिडरी ऑफ द सेम कंपनी, यस, बट आप यहां पर चेक करो, कॉम्पिटिशन तो है ना इनका, वीवो और ओप्पो का, राइट. मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग, राइट. तो दे सेल इन द सेम प्राइस और क्वालिटी, एम्फेसिस ऑफ द सेम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, देन यूज एसेंशियली द सेम प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स टू अपील द सिमिलर टाइप्स ऑफ बायर, करेक्ट. ये सब आपके कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं. इसका क्या मतलब होता है कि आप सेम प्रोडक्ट, एट्रीब्यूट्स मतलब फीचर्स, आप सेम फीचर से क्या कर रहे हो, कॉम्पिटिटर अपने कस्टमर्स को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, राइट. एट्रीब्यूट्स इज फीचर्स, आप सेम फीचर्स के ऊपर आप क्या कर रहे हो, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हो, तो भी आप कॉम्पिटिटर हो. देन डिपेंड ऑन आइडेंटिकल टेक्नोलॉजिकल अप्रोचेस, ऑफर बायर द सिमिलर सर्विसेज और टेक्निकल असिस्टेंस, राइट. तो ये सब आपके हो गए जो डिटरमाइन करते हैं कि कौन आपके कॉम्पिटिटर्स है. सो टू डिटरमाइन हु आर योर कॉम्पिटिटर्स, these are the points which can be helpful to you. So an industry contains only one strategic group when all sellers pursue essentially identical strategies and have comparable market position. Now on the other extreme there are many strategic groups as there are competitors when each rival pursues distinctively different competitive approach and occupies substantially different competitive position in the market. Now the procedure of strategic group mapping एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है आपका. आप ये देखो, ये हो गए आपके स्टेप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग. और इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, यू विल आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफरेंशिएट्स द फर्म. तो जैसे अभी आपको मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल दिया था ना, सेल इन द सेम प्राइस और रेंज, सो वीवो, ओप्पो और एमआई, इनको मैं एक साथ रख सकता हूँ, करेक्ट. एप्पल को प्रोबेबली मैं क्या बोलूंगा, एप्पल को मैं रखूंगा सैमसंग के साथ और मे बी आपके वन प्लस के साथ, राइट. तो हम यहीं पे करते हो. सो आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफरेंशिएट्स द फर्म इन द इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ द प्राइस, रेंज, क्वालिटी. ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से आप उसको स्प्लिट कर सकते हो. डिग्री ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन, प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से स्प्लिट कर सकते हो. यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के हिसाब से कर सकते हो कि भाई एक सिर्फ ई कॉमर्स में है, एक सिर्फ ब्रिक एंड मोटार में, एक दोनों में है. डिग्री ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड, ये जाओगे. इसके अलावा प्लॉट द फर्म ऑन टू वेरिएबल मैप यूजिंग द पेयर ऑफ डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर्स, राइट. असाइन द फर्म्स दैट फॉल इनटू द सेम स्ट्रेटेजी स्पेस, और ये आपका क्या बन जाएगा, स्ट्रेटेजिक ग्रुप. सो आई विल टेल यू हाउ डज इट गो.
एंड देन ये देखो ड्रॉ सर्कल्स इन ईच। एक काम करते हैं, एक है ना स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग हम यहाँ पर बनाते हैं डायग्राम। देखो जस्ट टू गिव अ ब्रॉड आइडिया, नॉट रेलेवेंट फॉर एग्जाम, जस्ट एक आपको ऐसे बताता हूँ। आप इस तरह से स्प्लिट कर सकते हो, आप इस तरह से रेंज कर सकते हो द प्राइसिंग के हिसाब से, हाई प्राइस, देन यहाँ पर आपका मीडियम प्राइस और यहाँ पर लो प्राइस। लेट्स से आपने यहाँ पर प्राइसिंग को इधर रख दिया। इसके अलावा आप मार्केट के हिसाब से बोल सकते हो, राइट आप मार्केट के हिसाब से प्लॉट कर सकते हो कि लेट्स से आपने इसको ऐसे रखा, जैसे फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स है, ब्रिक एंड मोटार है स्टोर वाला, और यहाँ पर क्या आ जाता है आपका जैसे बोथ। अब देखो ये आपके मैट्रिक्सेस बन गए, ये आपके जितने मैट्रिक्स बनते हैं वो ग्राफ्स ही होते हैं, राइट। अब आप इसके हिसाब से प्लॉट करोगे, इसके हिसाब से प्लॉट करोगे तो आप बोलोगे चलो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दोनों ई कॉमर्स और दोनों ब्रिक एंड मोटार में है और उसका प्राइसिंग भी कैसा है मीडियम, तो यहाँ पर कुछ कंपनीज आ गए, तो इस तरह से करके आपने कम। तो अब ये आपका स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग हो गया, ये एक आपका एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप बना। सो यहाँ पर अगर आप देखो ये जैसे 3x3 का मैट्रिक्स बनाना, तो यहाँ पर आपके 9 स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स बनेंगे, यहाँ आपके टोटल 9 स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स बनेंगे। ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, राइट। आप देखो लो कॉस्ट प्रोवाइडर, दो कंपनीज है ए एंड बी, दोनों लो कॉस्ट प्रोवाइडर्स है और दोनों ई कॉमर्स एज वेल एज ब्रिक एंड मोटार स्टोर दोनों में काम करते हैं। जैसे अगर आप सैमसंग एंड गैलेक्सी का चेक करो तो सैमसंग एंड गैलेक्सी बता रहा हूँ, सैमसंग एंड आईफोन को आप यहाँ पर डालोगे, आप ये देखो सैमसंग एंड आईफोन, राइट ये दोनों यहाँ पर आ गए, करेक्ट। प्राइसिंग के अंदर अब आप देखो ई कॉमर्स, यहाँ पर आप किसको डाल सकते हो, वन प्लस को आप डाल सकते हो कि वन प्लस प्रोबेबली इस कैटेगरी में फॉल करता है कि उसका प्राइसिंग तो मीडियम पे और वो खाली ऑनलाइन में मिल रहा है। ब्रिक एंड मोटार में जाएगा तो इस तरह से करके, तो उसको बेचारा कंपटीशन में फ्री है क्योंकि उस रेंज में और सिर्फ ई कॉमर्स में कोई और कंपनी यहाँ पर नहीं दे रहा। आर यू अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग किस तरह से करते हैं गाइस? ये समझ में आया आपको स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग कैसे करते हैं और क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो आपको हर एक से कॉम्पीट नहीं करना है, यहाँ पर हर एक से कॉम्पीट नहीं करना। अब जैसे आईफोन है, आईफोन को हर एक के साथ कॉम्पीट नहीं करना, आईफोन को किसके साथ कॉम्पीट करना है, सैमसंग के साथ। प्रोबेबली अगर वन प्लस धीरे 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 यहाँ पर पहुंच जाए तो यहाँ पर आईफोन और सैमसंग मतलब एप्पल और सैमसंग प्रोबेबली दे कैन प्लान कि भाई अगर वन प्लस ने अपना प्राइसिंग बढ़ा दिया तो वो हमारा कॉम्पिटिटर यहाँ पे बन सकता है। सो व्हाट स्ट्रेटेजीज वी कैन अडॉप्ट टू काउंटर, सो एप्पल बोलेगा व्हाट स्ट्रेटेजी आई कैन अडॉप्ट टू काउंटर वन प्लस एंड व्हाट स्ट्रेटेजी आई कैन अडॉप्ट टू काउंटर सैमसंग। आईफोन कभी भी ओप्पो वीवो इन सब के बारे में नहीं सोचेगा क्योंकि वो उनके रेंज से दूर है, तो वो एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप में यहाँ पर नहीं आया। सो दिस इज हाउ इट गोज। आप बताओ दिस इज क्लियर? ये देखो ड्रॉ सर्कल्स अराउंड ईच स्ट्रेटेजिक ग्रुप एंड मेकिंग द सर्कल प्रोपोर्शनल टू द साइज एंड ग्रुप ऑफ द रेस्पेक्टिव शेयर इन द टोटल इंडस्ट्री सेल्स रेवेन्यू। अब आप यहाँ पर जो ग्राफिंग कर रहे हो, मैंने यहाँ पर किसके हिसाब से लिया, प्राइसिंग एंड द मार्केट सेगमेंट। आप किसी के हिसाब से भी ले सकते हो, यू कैन ऑल्सो पिकअप फ्रॉम द रेवेन्यू। सी एफएमसीजी में भी अगर आप देखोगे, एफएमसीजी में भी बहुत सारे कंपनीज है, बट अगर हम एफएमसीजी में बात करें तो ज़्यादातर किसके बारे में बात होता है, आईटीसी के बारे में, डाबर के बारे में, नेस्ले के बारे में, राइट, एचयूएल के बारे में, इस तरह से करके कुछ आपको मारिको हो गया, ये कुछ 5-7 कंपनीज है, इन्हीं के बारे में बात होता है। वाई नॉट वी टॉक अबाउट दी अदर एफएमसीजी कंपनीज, क्योंकि देखो आईटीसी का डायरेक्ट कंपटीशन इन्हीं लोगों के साथ है। अब यहां पर अगर आप बोलोगे तो पतंजलि भी आ जाता है, राइट, वो और किसी टीयर 2 या टीयर 3 उनके साथ उनका कंपटीशन है ही नहीं, उनका कंपटीशन उनके साथ है ही नहीं, इनका कंपटीशन इन्हीं के साथ है। आईटीसी का कंपटीशन इन्हीं कंपनीज के साथ है, तो यहां पर आप इनको स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग में रखोगे। सो ये आपको डिसाइड करना है कि आपकी इंडस्ट्री के लिए क्या रेलेवेंट है, वॉट एवर इज रेलेवेंट फॉर योर इंडस्ट्री, बेस्ड ऑन दैट आप यहां पर क्या करो, प्लॉट करो और स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स अपना बना दो। आप बताओ इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? नाउ आई डोंट थिंक सो एग्जाम के अंदर आपको ये पूछेगा, बट अगर पूछता है तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से ग्राफ बना के समझा के आ सकते हो वहां पर स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग में। तो ये जो आपने लिखा है इसी को आप ग्राफ बनाकर वहां पे समझा सकते हो, तो आपके लिए सेट हो जाएगा। बट एज आई सेड स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग के लिए
आपको खाली वो क्या पूछेगा, इट इज गोइंग टू आस्क यू द डेफिनेशन यहाँ पर, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। तो ये आपका सिर्फ डेफिनेशन आएगा, इसका प्लॉट नहीं आ सकता। बट अगर आपको डेफिनेशन पूछे एंड लेट्स से वो 3 मार्क्स का है, सो 3 मार्क्स का डेफिनेशन, दिस मीन्स ऑलमोस्ट 3 मार्क्स के लिए आपके पास ऑलमोस्ट 5 मिनट्स होगा, 5 to 6 मिनट्स आपके पास होगा इस आंसर को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि टाइम है आपके पास, सरप्लस टाइम है, तो इन दैट केस आप यहाँ पे ये ग्राफ भी बना के आ सकते हो, दैट विल डेफिनेटली फेच यू अ बोनस मार्क। मतलब फिर 3 on 3 आपको मिलने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने प्रॉपरली डेफिनेशन को लिख दिया तो भी 2 मार्क्स तो आपको मिल ही जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि यू हैव टाइम, तो ये 1 मार्क सरप्लस के लिए आप इतना मेहनत कर सकते हो। लेकिन उसके लिए एक काम करना, ऐसा नहीं सीधा एग्जाम में खतरों के खिलाड़ी, एक बार पहले आंसर लिख के इस तरह से ग्राफ बनाकर मेरे से चेक करवा लेना जरूर, राइट। एक बार चेक करवा लेना कि सर दिस इज हाउ इफ वी राइट द आंसर, विल दिस बी फाइन और नॉट, राइट। तो यू विल बी एबल टू आंसर राइट दिस। फिर आप देखिए यहाँ पे likely strategic moves of the rivals, so this is again basic that you can read it। ये आपका कुछ ऐसा जैसा नहीं है, आप बस रीड कर लो यहाँ पर। ये एक आपके पास है KSF। KSF इज अनदर शॉर्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको मिलेगा, की सक्सेस फैक्टर। ये एक आपके पास फिर से अगर मैं बताऊं तो दिस कैन बी अगेन 3 मार्क्स डेफिनेशन, 3 मार्क्स, और कई बार हो सकता है आपको 5 मार्क्स के लिए पूछ ले, केस स्टडी बेसिस पे भी आ जाए। तो देखो की सक्सेस फैक्टर को अगर आप देखो तो सिंपल से पॉइंट है, ऐसे क्या चीजें हैं, मतलब इसका सिंपल हिंदी ट्रांसलेशन अगर अपन करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे क्या फैक्टर्स है जो किसी बिजनेस के अंदर सक्सेस बनेगा। जैसे इंडिया में की सक्सेस फैक्टर क्या रहेगा, प्राइसिंग। प्राइसिंग प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दैट इज अ की सक्सेस फैक्टर। तो क्वालिटी थोड़ा 19-20 भी चलेगा, बट अगर आपने प्राइसिंग को तोड़ दिया तो मार्केट में आप आराम से एंट्री कर पाओगे। तो की सक्सेस फैक्टर वही रहता है। तो देखो हर इंडस्ट्री का अपना एक की सक्सेस फैक्टर होगा। इंडिया में भी ऐसा नहीं कि हर इंडस्ट्री में प्राइसिंग ही रेलेवेंट है, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जहां पर प्राइसिंग से ज्यादा क्वालिटी के ऊपर लोग फोकस करेंगे, राइट। तो दिस गोज दिस वे। सो एंड इंडस्ट्रीज की सक्सेस फैक्टर आर दोज थिंग्स that most affect the industry's ability to prosper in a marketplace. So the particular strategy elements, product attributes, आप ये देखो ये सब आपके की सक्सेस फैक्टर हो सकते हैं। ये लॉ मतलब आंसर में ये नहीं बोल रहा कि यही है, बट दीज कैन बी, जैसे कि आपका पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी एलिमेंट्स, आपके प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स, वो आपका की सक्सेस फैक्टर हो सकता है। आपके रिसोर्सेस कि भाई आपका जो फैसिलिटीज है वो इतना स्ट्रांग है। देन आपके कॉम्पिटेंसीज, आपका कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज, करेक्ट। देन बिजनेस आउटकम दैट स्पेल द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट एंड द लॉसेस, राइट। ये आपका आ जाएगा। so, ये जो की सक्सेस फैक्टर है, दे स्पेल द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट एंड द लॉसेस, राइट। या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिवली सक्सेस होगा या फेलियर होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, उनके KSF के ऊपर। नाउ फर्दर अगर आप यहाँ पे देखो तो वो क्या बता रहा है, दैट KSF बाय देयर वेरी नेचर आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू ऑल द फॉर्म्स इन एन इंडस्ट्री एंड मस्ट पे क्लोज अटेंशन टू देम। तो हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने KSF को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इंडस्ट्री का KSF क्या है, तो किसी मार्केट में अगर आपको एंटर करना है, राइट, व्हाट इज द की सक्सेस फैक्टर, इसको आइडेंटिफाई करना आपके लिए जरूरी हो जाएगा। दे आर द प्री रेक्विजिट्स। व्हाट डू यू मीन बाय प्री रेक्विजिट, दे आर द प्री रेक्विजिट। व्हाट डू यू मीन बाय प्री रेक्विजिट, प्री रेक्विजिट हम किसको बोलते हैं, जैसे CA इंटर के लिए प्री रेक्विजिट क्या है कि आपका फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए, राइट। सो दिस इज हाउ द प्री रेक्विजिट ऑफ एन इंडस्ट्री सक्सेस, और टू पुट इट इनटू अ वे, KSF are the rules that shape whether a company will be financially and competitively successful or not, right. And the answer to these 3 questions can be identified in an industry's success, that what basis do customers choose between the competing brands of the seller, what products are what product attributes are crucial, कि जो आपका कस्टमर है वो आपके कॉम्पिटिटर के पास क्यों जा रहा है, ठीक है, कौन कौन से ब्रांड्स हैं, और उस प्रोडक्ट के क्या ऐसे फीचर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कस्टमर के लिए, वो क्या फीचर्स है जो इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट को बाय कर रहा है। देन व्हाट रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज डज द सेलर नीड टू हैव टू बी कॉम्पिटिटिवली सक्सेसफुल, एंड व्हाट डज इट टेक फॉर द सेलर टू अचीव द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपको चेक करवाऊँ तो हम की सक्सेस फैक्टर्स को एक काम करते हैं, एक बुलेट पॉइंट्स में अलग से लिखते हैं, राइट,
क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो की सक्सेस फैक्टर को मैं यहाँ पे की सक्सेस फैक्टर, सो की सक्सेस फैक्टर के अंदर आप यहाँ पर कैसे आंसर का शुरुआत करोगे? की सक्सेस फैक्टर्स में आप सबसे पहले क्या बताओगे? दीज आर द एलिमेंट्स विच आर क्रूशियल फॉर द इंडस्ट्री और फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ये एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? दीज एलिमेंट्स कैन बी with respect to the price, this can be with respect to the product, correct? This can be with respect to the quality, this can be with respect to the resources। सी सिर्फ कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो, अच्छा सप्लायर आपको मिल जाना वो भी आपके लिए की सक्सेस फैक्टर हो गया, राइट? KSF, वाई KSF इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज दे डिटरमाइन द ओवरऑल सक्सेस या प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडस्ट्री, राइट? ये आपका की सक्सेस फैक्टर हुआ। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इनको क्या करना पड़ेगा? इन केस ऑफ KSF, so every organization will have to identify KSF of the industry. Every organization will have to identify the key success factor, right? और ये क्या क्या questions होंगे? For this they need to basically analyze और understand the market, और market के कुछ ऐसे questions जैसे कि what are the customers choice और need, आपको उसको आइडेंटिफाई करना होगा। व्हाट इज रेलेवेंट और व्हाट इज रेलेवेंट फॉर द मार्केट, राइट? आप अपना एक प्रोडक्ट देते रहो, सी आप अपना एक प्रोडक्ट मार्केट में बेच तो रहे हो, बहुत सही है, लेकिन वो अगर कस्टमर के लिए रेलेवेंट नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा? अगर आप वो दे भी रहे हो तो भी कोई तकलीफ नहीं, मतलब कोई भी उसका रीज़न नहीं रहेगा। देन व्हाट आर द क्रूशियल रिसोर्सेस, राइट? आप जो रिसोर्सेस मार्केट से उठा रहे हो वो ऐसे क्या क्रूशल रिसोर्सेज है? अब रिसोर्सेज का ये मतलब नहीं सिर्फ मटेरियल, इट कैन ऑल्सो बी योर ह्यूमन रिसोर्स, राइट? देन योर एडवर्टाइजिंग, क्या ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से जा रहा है? ब्रांड बिल्डिंग। तो ये सब आपके किसके फैक्टर्स बन सकते हैं? की सक्सेस फैक्टर के रेलेवेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। आप बताओ, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर ये वाला? इट कैन ऑल्सो बी प्राइसिंग। तो देखो यहाँ पर जैसे बताया, इन अपीयरल मैन्युफैक्चरिंग, कपड़े के मार्केट में, अपीयरल मतलब कपड़े के फैशन में, की सक्सेस फैक्टर क्या होगा? अपीलिंग डिजाइन, कलर कॉम्बिनेशंस, करेक्ट, लो कॉस्ट, राइट? आपको कितनों को पता है जारा के जो आप कपड़े पहनते हो, ठीक है, ज्यादातर दे आर मेड इन बांग्लादेश, दे ऑल आर मेड इन बांग्लादेश। बांग्लादेश इज नाउ मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर द गारमेंट इंडस्ट्री, करेक्ट? उन्होंने अपने आप को बहुत स्ट्रांगली उभारा है। आप चेक करना, जारा का ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग आपको कहाँ पर मिलेगा? बांग्लादेश में मैन्युफैक्चर्ड मिलेगा। और बांग्लादेश ने अपने आप को बहुत, आप चेक करना, जस्ट गो एंड गूगल एक्सपोर्ट्स ऑफ बांग्लादेश या गारमेंट इंडस्ट्री बांग्लादेश, यू विल गेट टू नो वर्ल्ड में आई थिंक ये नंबर टॉप 3 में से एक है बांग्लादेश इस वक्त। चाइना को भी बीट कर चुका है, जहाँ तक मेरा जो लास्ट मैंने रिपोर्ट पढ़ा था, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, बट बांग्लादेश इज डेफिनेटली इन टॉप 3, राइट? तो यहाँ पर वही आ जाएगा कि लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या है, वो आपका की सक्सेस फैक्टर हो जाएगा, राइट? सो डिटरमाइनिंग द इंडस्ट्रीज की सक्सेस फैक्टर गिवन प्रिवेलिंग एंड एंटिसिपेटेड इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री इज द top priority. So basically determining the KSF is what? It is the top priority. It should be the top priority for every manager. At the very least, managers need to understand the industry situation well enough to know, ये देखो, you need to know what is more important to competitive success and what is less important. आप कोई भी काम करते हो, ये तो ठीक है, whatever activity you are doing that is fine, but आपको ये चेक करना है कि वो important है कि नहीं है, ठीक है? आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो, राइट? लेकिन उसका रिजल्ट क्या आ रहा है आपको वो चेक करना है, राइट? आपको रिजल्ट वो चेक करना है, तो वो रिजल्ट आपको दे रहा है कि नहीं दे रहा है वो आपको यहाँ पर देखना होगा। सो जैसे आप आंसर लिखते हो ना, सर मैंने 4 पेज का आंसर लिखा लेकिन मुझे मार्क्स नहीं मिला। अरे भाई 4 पेज का आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, उस 4 पेज में आपने कंटेंट क्या लिखा वो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कई बार मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि आप क्वेश्चन में जो आप आंसर लिख के, वो आंसर गलत नहीं है, क्वेश्चन गलत है। And why do I say this sarcastically? Because question पूछा है
व्हाट इज योर नेम फॉर एग्जाम्पल, और आप वहां पर आंसर लिख के आते हो आई एम डूइंग CA, आई लिव इन मुंबई, राइट, आई एम इन दिस कॉलेज दैट कॉलेज, तो आप जो भी इंफॉर्मेशन लिख रहे हो वो गलत नहीं है, लेकिन उसने जो पूछा है वो आप नहीं बता रहे हो, तो ये वाला चीज हो जाएगा. सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट सेम ऑर्गेनाइजेशन के लिए, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू द कॉम्पिटिटिव सक्सेस एंड व्हाट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट. सो दे नीड टू नो what kind of resources are comparatively valuable. Misdiagnosing the industry's factor critical to long-term competitive success greatly raises the risk of misdirected strategy. तो आप ये ध्यान रखना, misdiagnosis of the industry's factor critical can create the risk of misdirected strategy. क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, आप एफर्ट्स तो डालोगे बट वो रिजल्ट नहीं लाएगा. तो यहाँ पर ही हम एक और पॉइंट डाल सकते हैं KSF के लिए, that it is important because आपका स्ट्रैटेजी जो है फॉर्मुलेशन उसके लिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन. सो अगर KSF आपने आइडेंटिफाई नहीं किया या आपने इसको रॉन्गली असेस कर लिया, इन दैट केस आपका जो ये पूरा स्ट्रैटेजी है वो क्या बन जाएगा, इनइफेक्टिव. द एंटायर स्ट्रैटेजी विल बिकम व्हाट, इनइफेक्टिव. द एंटायर स्ट्रैटेजी विल बिकम इनइफेक्टिव. तो ये आपके लिए KSF का एक और पॉइंट आ गया. इन कॉन्ट्रास्ट इन ऑर्गेनाइजेशंस विद पर्सपेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द KSF, so KSF can gain sustainable competitive advantage by training its strategy on industry KSF and devoting the energies to being distinctively better than the rivals and one or more these factors. तो ये आपके पास आ जाएगा. जिसके पास वो आ गया, तो देखो KSF enjoys a stronger market position, their efforts are being distinctively better than the rivals. ये आपके लिए बेनिफिट हो जाता है. आप ये देखो KSF as cornerstone of the company's strategy, they try to get a sustainable competitive advantage by excelling one's particular KSF is a fruitful competitive strategy approach. So KSF ये उसके लिए relevant हो जाएगा. और अगर आपने इसको KSF को miscalculate किया या if KSF is not identified, then आपका जो पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी है वो इनइफेक्टिव हो जाएगा. दिस विल बी इनइफेक्टिव. सेम वे आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हो दैट KSF को अगर आपने प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर लिया तो इट कैन ऑल्सो गिव यू व्हाट, इट कैन गिव यू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. इट कैन गिव यू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, राइट. सो ये आपके प्रोविजंस हुए. फिर आप देखिए KSF फैक्टर्स जो है वो आपका हर इंडस्ट्री के लिए अलग रहेगा. सो KSF वेरी फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री एंड इवन फ्रॉम टाइम टू टाइम विद इन द सेम इंडस्ट्री. वन रेयरली डज एन इंडस्ट्री दैट हैव मोर देन 2 or 3 KSFs एट वन टाइम एंड इवन अमंग द 2 or 3, देखो ज्यादातर नहीं होता, बहुत ज्यादा KSFs नहीं होते. जैसे यहाँ पर बताया 2 या 3 से ज्यादा तो होते नहीं है, और वो 2 या 3 में भी कोई 1 या 2 होगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा. तो मैनेजर्स को क्या करना पड़ेगा, दे विल हैव टू ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हाट आर दीज 1 or 2 इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द KSFs, एंड उसके हिसाब से फिर आप क्या करोगे, वर्कआउट करोगे. सो द पर्पस टू आइडेंटिफाई KSF इज टू मेक जजमेंट अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव सक्सेस एंड व्हाट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट, राइट. तो ये आपको एक और चीज में हेल्प कर देगा, दैट KSF will help to prioritize. KSF will help you to prioritize that what is important and what is not, or what is least important. What is most important, what is least important. Take it this way, जैसे आपको चैप्टर्स जब आप एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो तो आप नहीं बोलते सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट दे दो, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का लिस्ट दे दो. जैसे आज के लेक्चर के स्टार्ट में मैंने बोला था सेकंड हाफ ऑफ दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप क्या बोलते हो कि भाई इनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है चलो उनको थोड़ा सा अपन एग्जाम में जैसे आपको वेटेज अगर पता चल जाए, तो ये एग्जैक्टली वही चीज होता है. सो टू कंपाइल अ लिस्ट ऑफ एवरी फैक्टर that matters even a little bit more defeats the purpose of concentrating management attention on the factors truly critical to the long term competitive success. तो सिंपल अगर आपको KSF को मैं सम अप कर दूं तो बिल्कुल ये आ जाता है कि जैसे आपको इम्पोर्टेंट और जैसे आपको
एग्जाम में वेटेज के लिए जैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई वेटेज पता चल जाए, या ये पता चल जाए कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से हम अपना प्रिपरेशन करेंगे, तो बिल्कुल वही आपका क्या बन जाता है, केएसएफ। तो आपको सपोज करो आपके 5 चैप्टर्स थे, ठीक है, ए बी सी डी ई, मैंने आपको बोला चैप्टर ए चैप्टर बी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सी डी एंड ई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने उसके ऊपर भरोसा किया और पता चला इनसे पेपर आया सिर्फ 10 मार्क का और 90 मार्क का पेपर इसमें से आया, मिस कैलकुलेट, आप ध्यान रखना दूसरा अटेम्प्ट आ जाएगा, राइट। सो this is how KSF plays a very important role. It helps you to identify what are important and what is not important. अब आप मुझे बताओ क्या KSF के ऊपर अगर एक 5 मार्क का क्वेश्चन आया तो आप लिख पाओगे कंटेंट? विल यू बी एबल टू राइट? करेक्ट। तो KSF आपके लिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, राइट। इसके अलावा अगर आप ये देखोगे prospects and financial attractiveness of the industry, this is something again which you can read it in isolation. ये आपका सेम पॉइंट्स रिपीटेड आ जाएगा, ये वाला जो प्रोविजन है ये आपका सेम रिपीटेड है, तो एक बार आप इसको अपने आप रीड कर लेना, एंड इन केस यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन जस्ट गेट बैक टू मी। ये वाला कैसा है आपको सेम हमने जो चैप्टर 4-5 में पढ़ा ये आपका सेम पॉइंट आ जाता है यहाँ पर रिपीट। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से शुरू करेंगे कोर कॉम्पिटेंसी से, जो आपके इस चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होगा, दैट इज कोर कॉम्पिटेंसी। सो दिस वी विल स्टार्ट ऑन 15th, राइट। 15th अपना सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो टेक्निकली अगर आपको मैं इंडेक्स से बताऊं तो हम चैप्टर 6 को पैकअप कर चुके हैं, चैप्टर 5 पैकअप हो चुका है, आपका चैप्टर 4 पैकअप हो चुका है, नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर 2 पैकअप हो जाएगा और फ्राइडे वाले लेक्चर में आपका चैप्टर 1 भी पैकअप हो जाएगा। तो टेक्निकली बाय दिस वीक वी विल बी थ्रू विद ऑलमोस्ट ऑफ आवर सिलेबस। फिर हमारे पास सिर्फ 3 ही चैप्टर्स बचेंगे, एक अपना चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 3 और एक आपका यहाँ पर आ जाएगा चैप्टर नंबर 7 एंड 8, जिसमें से भी चैप्टर 8 अब छोटे छोटे चैप्टर्स रहेंगे। सो प्रोबेबली मुझे लगता है बाय फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त हम अपना चैप्टर मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को कंप्लीट कर देंगे। पर एक बार अपना ये कंप्लीट हो गया उसके बाद प्रोबेबली आई विल गिव यू 1 वीक्स टाइम to revise everything and then we will start with all the RTP MTP जो आपने बताया, जो हमने यहाँ पर डाउनलोड करके रखा हुआ है अपने प्रिपरेशन के लिए। ये देखो ये इतना सारा जो मटेरियल हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है हम इन सबको कवर कर लेंगे, राइट। सो दैट्स इट फॉर आवर टुडेज लेक्चर, राइट। एंड नेक्स्ट क्लास के अंदर हम यहाँ पे सेकेंड चैप्टर को इधर से कंटिन्यू करेंगे कोर कॉम्पिटेंसी से, राइट। देन टेक केयर, बाय बाय। हाँ, कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल, थैंक यू।